8 साल पहले उसे अपनी स्पेशल एबिलिटीज का पता चला। वो 10 साल का था और घर में अपनी पावर से खेल रहा था। वो चीजों को हवा में उड़ा रहा था। तभी उसकी माँ घर में आ गई। उसे सराहने के बजाय माँ उस पर बुरी तरह चिल्लाई और सब कुछ रोकने को कहा। फिर उन्होंने शांत होकर उससे पूछा कि क्या वह अपनी माँ के साथ लंबे समय तक रहना चाहता है। ट्रैन कहता है हाँ। साथ रहने के लिए उन्होंने उससे प्रॉमिस लिया कि वो अब से अपनी पावर का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, खासकर लोगों के सामने। ट्रैन पूछता है कि उसे क्यों रोका जा रहा है। माँ पूछती है कि क्या उसे नोबल और नाइट की कहानी याद है। वो हाँ कहता है। असल में उसके जैसे स्पेशल पावर वालों को विजर्ड्स कहते हैं, चाहे वो नोबल्स हो या नाइट्स। लेकिन नोबल्स और नाइट्स अलग होते हैं। नोबल्स पवित्र फ्रेंड्स के वंशज हैं जो पुराने इंसानों को बचाने आए थे। दूसरी तरफ नाइट्स उन नोबल्स के वंशज हैं जिनका खून इंसानों के साथ मिल चुका है। यही वजह है कि विजर्ड्स में भी नोबल्स और नाइट्स के बीच एक बड़ा फर्क होता है। उन्होंने बताया कि वो अपनी पावर इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे ये एक नाइट पिता से मिली है। शहर के बाहर कई बुरे नोबल्स हैं जो नाइट्स को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। उन्होंने उसे विजर्ड होने का सच हमेशा सीक्रेट रखने को कहा। 8 साल बाद ट्रैन आज भी अपना प्रॉमिस निभा रहा है। उसे खुद को विजर्ड बताने का कोई शौक नहीं है। यहाँ तक कि उसका पहाड़ से नीचे गांव जाने का भी कोई इंटेंशन नहीं है। गांव में 2 बच्चे विजर्ड और मॉन्स्टर बनकर खेल रहे थे। तभी मशहूर दादा रोबूस वहाँ आते हैं। छोटा बच्चा पूछता है कि विजर्ड बनने के लिए क्या करना होगा। रोबूस बताते हैं कि सिर्फ चाहने से कोई विजर्ड नहीं बन जाता। रोबूस समझाते हैं कि विजर्ड्स इंसानियत के शिखर पर हैं, जो ऊंचे स्तर से इंसानों पर राज करते हैं। वो असल में नोबल्स और नाइट्स होते हैं जिन्हें पूर्वजों से मिस्टीरियस पावर्स मिलती है। यानी बदकिस्मती से ये दोनों बच्चे कभी विजर्ड्स नहीं बन सकते। पीछे खड़ा एक इंसान हैरान था कि वो बच्चों से इतना ब्लंट कैसे हो सकते हैं। तभी वो रोबूस को बताता है कि उसने एक नए मॉन्स्टर के बारे में सुना है। रोबूस कंफर्म करते हैं क्योंकि कल रात रॉब नाम के एक ग्रामीण का सामना उस मॉन्स्टर से हुआ था। कहते हैं कि वो एक घर जितना बड़ा काली परछाई वाला तेंदुआ था। लेकिन रोबूस कहते हैं कि डरने की बात नहीं है। गांव के चीफ शहर से एक विजर्ड को बुलाने गए हैं जो आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। ये सुनकर सब शांत हुए। बच्चों को अपनी सेफ्टी के लिए जंगल जाने से मना कर दिया गया। असल में एक आम इंसान के लिए मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है, इसलिए विजर्ड की जरूरत पड़ती है। एक आदमी पूछता है कि क्या पूरे गांव को ये बात पता है। रोबूस हाँ कहते हैं। फिर वो पूछता है कि क्या पहाड़ पर रहने वाले ट्रैन को ये बात मालूम है। उधर ट्रैन पहाड़ पर अपनी भेड़ को तकिया बनाकर आराम कर रहा था। वो खुले आसमान को देखकर कंप्लेन करता है कि सब कुछ कितना बोरिंग है, रोज वही एक नजारा। ट्रैन निराशा से कहता है कि ऐसे ही चलता रहा तो वो बोलना ही भूल जाएगा। तभी रोबूस वहाँ आ जाते हैं और सूरज ढलने से पहले सोने के लिए उसे ताने मारते हैं। ट्रैन उस बूढ़े को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहता है कि किनारे हट जाओ, तुम धूप रोक रहे हो। रोबूस को यकीन नहीं होता कि वो कितना मैनरलेस है। वो पूछता है कि क्या ट्रैन अब भी पुरानी बात पकड़ कर बैठा है। दरअसल ट्रैन की माँ की मौत के बाद रोबूस उसकी भेड़ों को हड़पना चाहता था। ट्रैन साफ कह देता है कि बेशक वो इस बात को भूला नहीं है। वो इतना भी महान नहीं है कि अपनी माँ की इनहेरिटेंस किसी के साथ बांटे। साथ ही ट्रैन कहता है कि वो दोनों इतने क्लोज नहीं है कि एक दूसरे का हालचाल पूछे। वो कहता है कि अपनी बात कहो और निकल जाओ। ट्रैन का कोल्ड जवाब सुनकर बूदा भड़कना चाहता है, लेकिन ट्रैन का एक्सप्रेशन उसे रोक देता है। आखिरकार बूदा अपने आने की वजह बताता है और नए मॉन्स्टर का जिक्र करता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर कितना बड़ा और डेंजरस है, पर ट्रैन पर इसका कोई असर नहीं होता। रोबूस हैरान था कि वो डरा क्यों नहीं, जबकि गांव में वही सबसे आसान टारगेट है। रोबूस मानता है कि ट्रैन बहुत ब्रेव है, पर उसे वजह नहीं पता। वो बताता है कि चीफ शहर से एक विजर्ड बुलाने गए हैं। वो ट्रैन को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि उसे ट्रैन की फिक्र है। लेकिन ट्रैन पलट कर कहता है कि उसे मेरी नहीं बल्कि मेरी भेड़ों की फिक्र है। ये सुनकर रोबूस को गुस्सा आता है, पर ट्रैन कहता है कि अगर बात पूरी हो गई हो तो यहाँ से चलते बनो। वो यहाँ तक कहता है कि उसकी सांसों से भयंकर बदबू आ रही है। हार मानकर बूढ़े को निराश होकर लौटना पड़ता है। अब बात करते हैं मॉन्स्टर्स की। वो ऐसे जानवर हैं जो मिस्टीरियस पावर और मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। इंसानों के लिए जो विजर्ड्स हैं, वही जानवरों के लिए मॉन्स्टर्स हैं। ट्रैन इस बात से एक्साइटेड है कि वो फाइनली एक विजर्ड को हकीकत में देखने वाला है, पर उसे पक्का यकीन नहीं है कि वो विजर्ड कोई खास होगा, क्योंकि बुलावा एक छोटे गांव से गया है। फिर भी वो उन्हें देखकर उनकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। कुछ ही देर बाद ट्रैन को खून की महक आती है और वो उसका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाकर उसे उसी बूढ़े की कटी फटी लाश मिलती है जो अभी उसे सावधान करने आया था। उसे कागज की तरह फाड़ दिया गया था। ट्रैन हैरान था कि जो उसे डराने आया था वही सबसे पहले मारा गया। लाश को देखते हुए भी ट्रैन का चेहरा पूरी तरह कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस था। वो समझ जाता है कि ये किसी आम जानवर का काम नहीं है, मतलब ये उसी मॉन्स्टर का शिकार है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जंगल से वो दरिंदा बाहर निकलता है और ये मॉन्स्टर बिल्कुल वैसा ही था जैसा बताया गया था। उसके चारों तरफ एक डार्क ऑरा था और वो बेहद खूंखार लग रहा था। मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आम इंसान उनका सामना कर ही नहीं सकते। रॉब का बेटा ये सुनकर डर जाता है कि गांव अब तत्म है, पर उसका पिता तसल्ली देता है कि विजर्ड उस मॉन्स्टर को मार गिराएगा। वो बताता है कि विजर्ड हार नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ एक वर्ड से मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ट्रैन की, जो बिना किसी डर के मॉन्स्टर के सामने खड़ा था। वो शांति से उसे मरने का हुक्म देता है। एक भारी वेव मॉन्स्टर से टकराती है और उसे पीछे धकेल देती है, पर वो अब भी उतना ही स्ट्रांग था। अपना पहला अटैक फेल होते देख ट्रैन हैरान रह जाता है। वो कुछ और सोच ही रहा था कि मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है। ट्रैन दूसरा कमांड वर्ड स्टॉप यूज करता है, पर मॉन्स्टर बस बाल बाल चुकता है। ट्रैन हैरान था कि उसके दोनों कमांड वर्ड्स बेअसर रहे। इससे पहले कि वो कुछ समझता, गुस्से में भरा मॉन्स्टर पलटकर फिर अटैक करता है। ट्रैन पीछे कूदकर बचता है और अब सीरियस होने का फैसला करता है। वो एक शेपर्ड के अंदाज में अपनी स्लिंग बाहर निकालता है। वो उसमें पत्थर रखकर अपनी मैजिक से उसे सख्त बनाता है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, ट्रैन उसे तेज करने के लिए एक और कमांड वर्ड यूज करता है। पत्थर के करीब पहुंचते ही ट्रैन उसे आर पार होने का ऑर्डर देता है। इससे भारी शॉक वेव्स के साथ एक मैसिव फोर्स पैदा होती है, पर यह भी मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं था। मॉन्स्टर सीधा ट्रैन की तरफ भागता है, पर उसे नहीं पता था कि पत्थर बूमरैंग की तरह लौट कर सीधे उसके सिर का निशाना ले रहा है। ट्रैन तक पहुंचने से पहले ही वो पत्थर पीछे से एक इंसेन फोर्स के साथ मॉन्स्टर का सिर चीर देता है। इस जोरदार वार से मॉन्स्टर जमीन पर गिरकर मर जाता है और ट्रैन पूरे वक्त एकदम काम खड़ा रहता है। वो मॉन्स्टर की लाश को खाई में फेंक देता है। वो सोच रहा था कि ये गांव वाले उसे कितना स्ट्रेस देते हैं। अगली सुबह गुस्से में भरे गांव वालों की भीड़ ट्रैन के घर आ धमकती है। वो बदतमीजी से दरवाजा पीटते हुए उसे बाहर बुलाते हैं। वो सब उस पर रोबूस के कत्ल का इल्जाम लगाने आए थे। भीड़ का लीडर ट्रैन का कॉलर पकड़कर उसे बेशर्म कहता है। वो इल्जाम लगाता है कि ट्रैन ने रोबूस को घायल करके मॉन्स्टर्स के आगे फेंक दिया। ट्रैन शांति से कहता है कि वो उनकी चाल समझ रहा है। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी अकेले मारा गया क्योंकि जवान लड़के मॉन्स्टर से लड़ने में डर रहे थे। वो कहता है कि मुझे फंसाना तुम्हारे लिए सबसे आसान है ताकि तुम अपना ब्लेम मुझ पर डाल सको। ये सुनकर वो आदमी भड़क जाता है और ट्रैन के चेहरे पर पंच मारता है, पर ट्रैन आसानी से डॉज कर जाता है। फिर ट्रैन काउंटर अटैक करते हुए उसे जोरदार हेडबट मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। अंदर ही अंदर ट्रैन खुश था कि उसके पास मैजिक है, क्योंकि इससे सब कुछ बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। वो बस कुछ विश करता है और मना के बदले वो पूरा हो जाता है। तभी एक आदमी डंडा लेकर ट्रैन पर झपटता है, पर ट्रैन धीरे से उसे गिरने को कहता है। उसकी विश पूरी होती है और वो आदमी ट्रैन तक पहुंचने से पहले ही मुंह के बल गिर पड़ता है। ट्रैन बाकी लोगों के साथ भी मजे लेता है, क्योंकि उन्हें हराने के लिए उसे सीरियस होने की जरूरत ही नहीं थी। वो बस उन्हें जिंदा छोड़ने लायक पीटना चाहता था। जल्द ही ट्रैन एक आदमी से डंडा छीनकर उसी के मुंह पर मारता है और उसे शील्ड की तरह यूज करके बाकियों के वार भी रोकता है। आखिरकार ट्रैन बिना अपना विजर्ड होने का राज खोले उन सबको आसानी से धूल चटा देता है। उन सबको कूटने के बाद ट्रैन ताना मारता है। वो कहता है कि मुझ पर जोर आजमाने के बजाय यही ताकत रोबूस के अंतिम संस्कार में लगानी चाहिए थी। फिर ट्रैन वहां खड़ी औरतों से पूछता है कि क्या वो भी लड़ने आई हैं। औरतें तुरंत हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि वो बस हाल चाल पूछने आई थी। ट्रैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो औरतों से कहता है कि इन आदमियों को वापस पहाड़ से नीचे ले जाओ। घर लौटकर ट्रैन जानता था कि बात यही तत्व नहीं होगी। जब वो ट्रेड करने गांव जाएगा तो वो लोग उसे लूटने की कोशिश करेंगे, पर उसे परवाह नहीं थी। वो तब तक उन्हें पीट सकता है जब तक उसे फेयर डील ना मिल जाए। ट्रैन को लगा कि अब कोई ट्रबल मेकर उसे तंग करने नहीं आएगा, क्योंकि वो उन्हें अच्छी तरह सबक सिखा चुका है। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। वो गुस्से में दरवाजा खोलकर पूछता है कि आप कौन है। हैरानी की बात थी कि सामने खड़ा आदमी गांव वालों जैसा नहीं लग रहा था। ट्रैन के पूछने पर वो कहता है कि उसे अपने सफर के लिए कुछ मदद चाहिए थी, पर शायद वो गलत वक्त पर आ गया। ट्रैन अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और बताता है कि अभी अभी कुछ बिन बुलाए मेहमान आए थे। अंदर ही अंदर ट्रैन को पता नहीं था कि उसका बात करने का तरीका सही है या नहीं, क्योंकि वो गांव वालों से बात नहीं करता, भले ही उसकी माँ ने उसे मैनर्स सिखाए थे। बात को सुधारते हुए ट्रैन उस अजनबी से कहता है कि अगर वो रुकने की जगह ढूंढ रहा है तो अंदर आ सकता है। थोड़ी ही देर बाद ट्रैन उस अजनबी के लिए एक शानदार फीस्ट तैयार करता है। खाना खाते हुए दोनों बातें करते हैं। ट्रैन बताता है कि वो गांव वालों से ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि वो पहाड़ पर ही पला रहा है। वो बचपन से एक शेपर्ड है और वो कहता है कि इतने छोटे गांव में टूरिस्ट का आना थोड़ा अजीब है। हैरानी की बात थी, वो आदमी उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि अकेले शेपर्ड की तरह बड़े होने पर भी उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं। ट्रैन बताता है कि ये सब उसने अपनी माँ से सीखा है, लेकिन एक बीमारी से उनकी मौत हो चुकी है। वो अजनबी एक रिलीजियस साइन बनाता है। वो तसल्ली देता है कि उसकी माँ स्वर्ग में है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे बेटे को बड़ा किया है। बात पूरी होने के बाद दोनों नॉर्मल बातचीत करने लगते हैं। ट्रैन पूछता है कि वो इतनी दूर इस छोटे गांव में क्या करने आए हैं। वो अजनबी बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर है, किसी ने उसे गांव के मॉन्स्टर को खत्म करने बुलाया है। और आखिरकार वो बताता है कि वो एक विजर्ड है। ये सुनकर ट्रैन हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि ये वही विजर्ड है जिसके बारे में बात हो रही थी। विजर्ड कहता है कि उसे ट्रैन से एक सवाल पूछना है। ट्रैन उसे बेझिझक पूछने को कहता है। विजर्ड बताता है कि वो एक मॉन्स्टर को सेंस कर सकता है, पर उसे वो दिखाई नहीं दे रहा। और ये और भी अजीब है कि सब कुछ जानने के बाद भी ट्रैन इस सिचुएशन में इतना काम है। विजर्ड कहता है कि ट्रैन उस मॉन्स्टर का आइडियल टारगेट है, फिर भी वो डरा हुआ नहीं लग रहा। विजर्ड कहता है कि एक शेपर्ड जो कभी गांव से बाहर नहीं गया,
उसके हिसाब से वो बहुत ब्रेव दिख रहा है। और फिर एक काम और सीरियस आवाज में विजर्ड पूछता है कि ट्रैन असल में कौन है। विजर्ड सीधा एक बॉम्बशेल गिराता है। वो पूछता है, क्या तुम एक विजर्ड हो? और ये सुनते ही ट्रैन तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाता है। फ्लैशबैक में उसने अपनी माँ से पूछा था कि अगर किसी को उसके विजर्ड होने का पता चला तो क्या होगा। उसकी माँ ने उन्हें शेपर्ड्स का एग्जाम्पल देते हुए बुरे नोबल्स के बारे में समझाया था। उन्होंने कहा कि अगर नोबल्स उनकी तरह शेपर्ड्स हैं, तो नाइट्स उन कुत्तों की तरह है जिन्हें नोबल्स पालते हैं। वो उसे परिवार की तरह प्यार दे सकते हैं, पर जरूरत पड़ने पर उसे सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो ऐसी जिंदगी जिए। उन्होंने जोर देकर कहा था कि कोई भी उसके विजर्ड होने का राज ना जाने, खासकर दूसरे विजर्ड्स। उन्होंने बताया था कि अगर उन्हें पता चला तो वो उसे छीन लेंगे, उसे अपना पालतू कुत्ता बना लेंगे जिसे कभी भी फेंका जा सकता है। उसकी माँ ने कहा था कि अपना राज छिपाने के लिए शायद उसे लोगों को मारना भी पड़े। और अब प्रेजेंट में ट्रैन इसी ऑप्शन के बारे में सोच रहा था। विजर्ड उसके चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन देख सकता था। वो पूछता है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। इससे पहले कि ट्रैन उसे मारने के लिए आगे बढ़े, विजर्ड माहौल को शांत करता है। वो कहता है कि ये बस एक मजाक था, पर उसके कोल्ड एक्सप्रेशन ने मजा खराब कर दिया। ट्रैन शांत हो जाता है क्योंकि वो खुद हैरान था। वो माफी मांगते हुए कहता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन विजर्ड कहता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उसे डरा दिया था। ट्रैन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने पहली बार किसी विजर्ड का मजाक सुना है, इसलिए वो थोड़ा घबरा गया था। फिर विजर्ड याद दिलाता है कि उन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। वो बताता है कि उसका नाम क्योन है, जो एक वांडर है। दोनों हाथ मिलाते हैं और ट्रैन भी अपनी पहचान बताता है। ट्रैन बताता है कि वो इस साल 18 का हो जाएगा। वही क्योन कहता है कि वो 75 का होने वाला है। ट्रैन हैरान था क्योंकि क्योन अपनी उम्र का नहीं लगता। क्योन बताता है कि विजर्ड्स आम लोगों से धीरे बूढ़े होते हैं, वो ज्यादा जीते भी हैं। ट्रैन पूछता है कि वो एक वांडर कैसे बन गया। क्योन बताता है कि 60 साल तक अरेबियन फैमिली की सेवा करने के बाद उसने वो जगह छोड़ दी। अब वो बिना कहीं रुके बस घूमना चाहता है। देखते ही देखते दोनों गहरी बातचीत में डूब जाते हैं। ट्रैन हैरान था कि वो एक अजनबी के साथ इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए क्योन कहता है कि अब उसे चलना चाहिए। क्योन टेबल पर एक अरेबियन सिल्वर कॉइन रखता है। वो कहता है कि ये सबसे शुद्ध सिल्वर कॉइन है जो खाने के पैसों को कवर कर लेगा। ट्रैन खुशी से वो कॉइन रख लेता है और क्योन को उसके हंट के लिए लक विश करता है। क्योन हंसकर कहता है कि इसे आखिरी विदाई मत समझो, वो रास्ते में मुफ्त का खाना खाने वापस आ सकता है। अगली सुबह ट्रैन अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने मैदान में जाता है। वो पहले से कहीं ज्यादा लाइवली लग रहा था। ये लाजमी भी था क्योंकि वो पहली बार किसी विजर्ड से मिला था और उनकी बातचीत भी काफी मजेदार रही। ट्रैन मानता है कि उसने आज तक क्योन से ज्यादा ह्यूमर वाला कोई अडल्ट नहीं देखा। पिछली रात क्योन शिकार करके लाया था, जिससे ट्रैन को लगा कि वो एक अच्छा इंसान है। ट्रैन हमेशा सोचता था कि नाइट्स बस इमोशनलेस शिकारी कुत्ते होते हैं जिन्हें घमंडी नोबल्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ट्रैन परेशान था कि वो क्योन को कैसे बताए कि पहाड़ पर अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचा है। उसी शाम क्योन जंगल में छानबीन कर रहा था। उसे वहां बैटल के निशान तो मिले, पर किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील नहीं हुई। वो कटे हुए पेड़ों के बीच एक पेड़ में धंसा हुआ पत्थर देखता है। वो सोचने लगता है कि क्या मॉन्स्टर पहले ही मारा जा चुका है। साथ ही वो क्यूरियस था कि ये शिकार किसने किया। क्या चीफ ने किसी और विजर्ड को भी बुलाया था? फिर भी उसे तसल्ली थी कि अगर किसी ने मॉन्स्टर को मार दिया है तो ये एरिया अब सेफ है, और यही सबसे जरूरी बात थी। लेकिन तभी उसे किसी अजीब चीज की महक आती है, और जब वो मुड़कर देखता है तो वही तेंदुआ मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था जिसे ट्रैन ने मारा था। लेकिन अब हालात बिगड़ चुके थे क्योंकि वो मॉन्स्टर एक रेत में बदल चुका था। क्योन ये देखकर बुरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है। उसे किसी से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। उसे पीछे कूदना पड़ता है। असल में जब कोई मॉन्स्टर को मारने के बाद उसकी लाश से मना एब्जॉर्ब या डिस्पर्स नहीं करता तो वो रेत बन जाता है। विजर्ड्स के बीच ये कॉमन नॉलेज है और उसे लगता था कि ये बात सबको पता होनी चाहिए। मॉन्स्टर फिर से उस पर झपटता है, पर क्योन हवा में कूदकर बच निकलता है। उसे कंफर्म था कि मॉन्स्टर को मारने वाला कोई विजर्ड ही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने लाश को रेत बनने के लिए क्यों छोड़ दिया। वो सोचता है कि क्या वो कोई नोवाइस है, पर वो ये मानना नहीं चाहता। एक नोवाइस इतने स्ट्रॉन्ग लेपर्ड मॉन्स्टर को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि उसे वजह समझ नहीं आ रही थी। क्योन फैसला करता है कि अब उसे ही इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। क्योन एक मैजिक एरो बनाकर मॉन्स्टर पर फायर करता है, पर हैरानी की बात थी कि उसका मैजिक अटैक पूरी तरह नलिफाई हो गया। क्योन शॉक रह जाता है क्योंकि इसका सीधा मतलब था कि मॉन्स्टर का मना उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पलक झपकते ही मॉन्स्टर उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। क्योन पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे मॉन्स्टर का अगला प्लान नहीं पता था। अचानक मॉन्स्टर उसके ठीक पीछे प्रकट होता है और उस पर एक बेहद पावरफुल स्लैश करता है। क्योन मुश्किल से अटैक डॉज करता है, पर उसे स्लैश लग जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि एक आम नाइट इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। वो समझ जाता है कि इसे हराने के लिए कम से कम एक लोअर रैंक का नोबल होना जरूरी है। डर से उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है क्योंकि इतने रिमोट विलेज में ऐसे मॉन्स्टर की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। खतरे को देखकर क्योन मान लेता है कि अब उसका खेल खत्म है, पर वो अकेले नहीं मरना चाहता। वो उस मॉन्स्टर को भी साथ ले जाने की ठान लेता है। वो अपना सारा मना
अपने हाथों में जमा करने लगता है। उसका प्लान था कि जैसे ही मॉन्स्टर झपटेगा वो सीधा उसे स्टैब कर देगा। तभी मॉन्स्टर हमला करता है और क्योन भी खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए आगे कूद पड़ता है। लेकिन तभी दूर से एक पावरफुल मैजिक ब्लास्ट आता है और मॉन्स्टर को चीर देता है। एक ही शॉट में मॉन्स्टर खत्म हो गया। क्योन के चेहरे पर रिलीफ साफ दिख रहा था। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम ठीक हो? क्योन हैरानी से पलटता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रैन शुरू से ही एक विज़र्ड था। ट्रैन हाँ कहता है तो क्योन पूछता है कि उसने ये बात छुपाई क्यों। ट्रैन चुप रहता है। फिर क्योन पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, वो तो वहां से जा भी सकता था। ट्रैन उसे वजह बताने का फैसला करता है। अब बात करते हैं पिछली रात की, जब क्योन शिकार करके लौटा था। ट्रैन ने उससे पूछा था कि वो हीरो क्यों बन रहा है जबकि वो अपनी स्किल से बहुत पैसा कमा सकता है। तब क्योन ने बताया था कि ये गांव वाले बहुत पिटीफुल है, वो बॉर्डर पर रहते हैं और उनके पास कोई बेसिक प्रोटेक्शन नहीं है। ट्रैन ने कहा कि ये उसकी गलती तो नहीं है, पर क्योन ने कहा कि वो एक विज़र्ड है जिसे भगवान की पावर मिली है, इसलिए कॉमनर्स को बचाना उसका फर्ज है। क्योन मानता है कि हर विज़र्ड उसकी तरह नहीं सोचता क्योंकि सबके जीने का तरीका अलग होता है। अब प्रेजेंट में ट्रैन क्योन से कहता है कि सबके जीने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस रात कहा था। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उन पर फिर अटैक कर देता है, पर वो ऐन वक्त पर वहां से हट जाते हैं। क्योन ट्रैन को बताता है कि वो दोनों इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, इससे लड़ने के लिए कम से कम एक नोबल होना जरूरी है। ट्रैन क्योन से कहता है कि वो तुरंत चीफ को जाकर बताएं ताकि गांव खाली हो सके, तब तक वो मॉन्स्टर को रोक कर रखेगा। अंदर ही अंदर क्योन परेशान था क्योंकि उसके पास कोई चांस नहीं था, पर उसे अपना रोल निभाना ही था। तभी ट्रैन उससे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर उसका पिछला अटैक काम कर गया तो चिंता की कोई बात नहीं। क्योन ये सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि ट्रैन इनडायरेक्टली कह रहा था कि वो अटैक उसकी फुल स्ट्रेंथ नहीं था। क्योन हैरान था क्योंकि ट्रैन का लेवल नोबल्स के बराबर या उससे भी ऊपर था। क्योन देखता है कि ट्रैन हवा से मना एब्जॉर्ब कर रहा है और एक डेवास्टेटिंग अटैक की तैयारी कर रहा है। अब क्योन को एहसास होता है कि वो एक ऐसे विज़र्ड के सामने खड़ा है जो पूरी दुनिया पलट सकता है। साथ ही ट्रैन अपना सब कुछ आजमाना चाहता था क्योंकि वो खुद अपनी लिमिट जानना चाहता था। उसके चारों तरफ मना ओवरफ्लो हो रहा था। वो उस रेत पर हमला करने के लिए ढेरों पत्थर हवा में जमा कर लेता है। क्योन उससे कहता है कि वो उसे अकेले रेत से लड़ने नहीं देगा, चाहे उसका टैलेंट कितना भी आउटस्टैंडिंग हो। ये रेत एक बेहद टफ अपोनेंट है। क्योन को लगता है कि उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए, पर ट्रैन का पहला डेडली अटैक देखकर वो तुरंत अपना इरादा बदल देता है। वो समझ जाता है कि वो बीच में आकर सिर्फ रुकावट बनेगा और अब वो बस ट्रैन के टैलेंट को निखरते हुए देख सकता है। ट्रैन के अटैक से एक पावरफुल फोर्स निकलती है, पर जब धूल हटती है तो रेत अब भी जिंदा था। ट्रैन हैरान था और क्योन उसे बताता है कि फिजिकल अटैक से रेत को नहीं मारा जा सकता। ट्रैन पूछता है कि तो फिर इसे कैसे मारे? क्योन जवाब देता है कि इसे सिर्फ फायर या लाइटनिंग से मारा जा सकता है। ट्रैन क्योन की बात मानकर उसे जलाने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। क्योन बताता है कि वो गलत तरीका आजमा रहा है। क्योन को यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रैन को विज़र्ड्स का बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं पता, क्योंकि किसी और पर अपनी पावर यूज करने के लिए सही प्रोसेस फॉलो करना बेहद जरूरी है। अब क्योन को समझ आने लगता है कि वो ट्रैन ही था जिसने मॉन्स्टर को मारकर रेत बनने छोड़ दिया था। रेत ट्रैन तक पहुंचने के लिए तबाही मचा रहा था, पर क्योन को अब एक सच समझ आ चुका था। ट्रैन ने अपनी जिंदगी में कभी मना एब्जॉर्ब नहीं किया था। क्योन ट्रैन से कहता है कि सीधे आग मत लगाओ, पहले फायर बनाओ और फिर उसे शूट करो। ट्रैन उसकी बात मानता है और अपनी हथेली पर फायर बनाने लगता है। असल में एक विज़र्ड के लिए फायर बनाना नॉर्मल है, पर असली इशू उसे कंट्रोल करना है, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन क्योन पूरी तरह शॉक रह जाता है जब ट्रैन बिना किसी स्ट्रेस के एक बड़ा फायर बॉल बना लेता है। फिर ट्रैन वो फायर रेत पर छोड़ देता है और उसके छूते ही इंटेंसिटी बढ़ाने लगता है। रेत दर्द से चीखने लगता है। क्योन कहता है कि फायर में मना बढ़ाते रहो ताकि वो बुझे नहीं, क्योंकि उसे रेत को पूरी तरह राख करना होगा। ट्रैन अपने काम एक्सप्रेशन के साथ फायर की इंटेंसिटी बनाए रखता है और आखिरकार वो रेत जलकर बस एक कंकाल बन जाता है। क्योन हैरान था क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक बेहद टफ अपोनेंट को हरा दिया था। क्योन पूरी तरह हिला हुआ था कि जिस रेत को मारने के लिए एक नोबल चाहिए था, उसे पहाड़ के एक शेपर्ड ने आसानी से हरा दिया। ट्रैन पूछता है कि क्या सब खत्म हो गया? क्योन कहता है कि पहले इसका मना एब्जॉर्ब कर लो, वरना एक और रेत से लड़ना पड़ेगा। ट्रैन पूछता है कि ये कैसे करना है? क्योन समझाता है कि उसे खुद के अंदर कुछ खींचने का इमेजिन करना होगा। ट्रैन समझ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी मॉन्स्टर की बॉडी से मना निकलकर पूरी तरह ट्रैन की बॉडी में जाने लगता है। क्योन कहता है कि उसे एक अलग ही प्लेजर फील होगा। ट्रैन मानता है कि पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ था। क्योन आखिरकार पूछ ही लेता है कि क्या ये सच में उसका पहली बार मना एब्जॉर्ब करना है? ट्रैन हाँ कहता है। असल में पहली अवेकनिंग के बाद उम्र के साथ मना धीरे धीरे बढ़ता है और इसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मॉन्स्टर्स या विज़र्ड्स को मारकर उनका मना एब्जॉर्ब करना है। पर हैरानी की बात यह थी कि ये ट्रैन का पहला मना एब्जॉर्प्शन था और वो इतने हाई लेवल की मैजिक हैंडल कर रहा था। इससे क्योन समझ जाता है कि ट्रैन का इनेट पोटेंशियल एक अलग ही लेवल पर है। अचानक क्योन ट्रैन का नाम लेता है और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगते हुए पूछता है कि वो किस घर से बिलोंग करता है।
ट्रैन बस इतना कहता है कि पहले अपना घायल हाथ दिखाओ। ये सुनकर क्योन हैरान रह जाता है। वो दोनों ट्रैन के घर लौटते हैं। हाथ साफ करके पट्टी बांधने के बाद क्योन ट्रैन को स्ट्रेस देने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ट्रैन उसे याद दिलाता है कि वो कई बार बता चुका है कि वो किसी बड़े घर से नहीं है। वो बस एक शेपर्ड है जिसे ये भी नहीं पता कि उसका पिता कौन है। क्योन फिर पूछता है कि उसके जैसा पावरफुल इंसान आखिर एक शेपर्ड क्यों है। क्योन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे नीचा नहीं दिखा रहा, पर ये काम उस पर बिल्कुल सूट नहीं करता। ट्रैन बताता है कि ये उसकी माँ की रिक्वेस्ट थी। उसने क्योन को बताया कि नोबल्स सिर्फ विजर्ड्स को यूज करके फेंक देते हैं। ये सुनकर क्योन कहता है कि उसकी माँ वाइस थी। ट्रैन हैरान था क्योंकि उसे लगा क्योन उसकी माँ को ओवर प्रोटेक्टिव कहेगा, पर क्योन ने उन्हें सच में वाइस बताया। वो समझाता है कि विजर्ड्स के पास ग्रेट पावर होती है जिससे कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। वो बताता है कि कुछ साल पहले ग्रेट नोबल हाउसेस के बीच एक भयानक वॉर हुई थी। ये वॉर हाउस अरेबियन जिसे वो सर्व करता था और हाउस जहर के बीच थी। वो बताता है कि इस वॉर में कई जाने गई। करीब 3000 अरेबियन नाइट्स में से 900 से ज्यादा मारे गए। बदकिस्मती से क्योन के सभी करीबियों की भी जान चली गई। क्योन नम आंखों से बताता है कि मरने वालों में उसकी पत्नी और बेटा भी शामिल थे। क्योन बताता है कि सिर्फ वही अकेला बचा था। यही वजह है कि ट्रैन की माँ कुछ हद तक सही थी। एक नाइट की जान कॉमनर से भी ज्यादा आसानी और बेमानी से जा सकती है, लेकिन वो कहता है कि उसकी माँ एक बात में गलत थी और वो है उसका एप्टीट्यूड। ट्रैन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। क्योन समझाता है कि वो खुद एवरेज स्किल वाला एक नाइट है, पर ट्रैन ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया जिसे वो नहीं मार पाया। क्योन बताता है कि ट्रैन का पोटेंशियल किसी आम नाइट का नहीं बल्कि एक नोबल का है। असल में उसका एप्टीट्यूड पूरी तरह अपर टियर लेवल का है। ट्रैन बताता है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसके पिता एक नाइट है, पर अब उसे लगता है कि ये झूठ था। लेकिन क्योन समझाता है कि नोबल्स के यहाँ भी कमजोर बच्चे पैदा होते हैं और नाइट्स के घर में भी नोबल लेवल के इनक्रेडिबल बच्चे जन्म ले सकते हैं। क्योन ट्रैन से कहता है कि बेहतर होगा वो ये पहाड़ छोड़ दे। ट्रैन पूछता है क्यों, तो वो जवाब देता है कि इंसानों को और ज्यादा नोबल्स और नाइट्स की जरूरत है। असल में इंसान अभी तक एपेक्स प्रेडेटर नहीं बने हैं क्योंकि गॉड्स द्वारा निकाली गई बाकी रेसेस अब भी वापस उठने का मौका ढूंढ रही है। इस पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन के बीच भी नोबल्स बस आपस में वॉर लड़ रहे हैं। क्योन कहता है कि ठीक इसी वजह से उन्हें ट्रैन जैसे स्ट्रॉन्ग और काइंड नोबल्स की जरूरत है। दरवाजे तक जाकर क्योन पूछता है कि क्या वो शेपर्ड बनकर सच में सेटिस्फाइड है। ट्रैन पल भर सोचकर पूछता है कि पहाड़ से नीचे जाकर उसे क्या मिलेगा। क्योन कहता है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। फेम से लेकर फैमिली तक सब कुछ पाना मुश्किल है, पर ये उसकी इमेजिनेशन पर निर्भर है। घर से निकलते हुए क्योन कहता है कि वो उसकी तरह एक वांडर बन सकता है जो मॉन्स्टर्स को मारे या एक एक्सप्लोरर बनकर अननोन दुनिया की सैर करे, यहाँ तक कि वो किसी हाउस में एडॉप्ट होकर पावर का रास्ता भी चुन सकता है। ट्रैन बाहर आकर कहता है कि वो सही कह रहा है, पहाड़ पर भेड़ें चराने से ज्यादा बाहर की दुनिया में जाना इंटरेस्टिंग होगा। ट्रैन मानता है कि पहली बार उसे बाहर की दुनिया जानने की क्यूरियोसिटी हुई है। दूसरी तरफ क्योन कहता है कि शायद वो उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रहा है, पर वो वादा करता है कि वो हर मुमकिन तरीके से उसे सपोर्ट करेगा। तभी क्योन उसकी ब्लड लाइन एबिलिटी के बारे में पूछता है, पर ट्रैन को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है। क्योन माफी मांगता है क्योंकि वो भूल गया था कि ट्रैन को मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता। क्योन बताता है कि ब्लड लाइन एबिलिटी एक ट्रेट है जो नोबल्स को उनके एंसेस्टर फ्रेंड से मिलती है। यही ब्लड लाइन एक नाइट को नोबल से अलग करती है। क्योन पूछता है कि क्या मैजिक यूज करते वक्त कोई स्पेल उसे अनयूजुअली इजी लगा या उसके पास बिना मैजिक की कोई आउटस्टैंडिंग एबिलिटी है। ट्रैन बताता है कि उसकी स्मेल करने की पावर तेज है और वो पत्थर फेंकने में भी बहुत अच्छा है। क्योन बताता है कि सेंस ऑफ स्मेल एक ब्लड लाइन एबिलिटी हो सकती है और वेपन्स फेंकना हाउस अरेबियन का भी एक ट्रेट है। हालांकि ये एक कॉमन ट्रेट है, इसलिए क्योन उसे कुछ और बताने को कहता है। अपनी सारी एबिलिटीज बताने के बाद ट्रैन नोटिस करता है कि क्योन के एक्सप्रेशन बदल चुके हैं। ट्रैन वजह पूछता है। क्योन बताता है कि आखिरकार वो समझ गया है कि ट्रैन किस हाउस के करीब है। ट्रैन पूछता है कौन सा हाउस। एक कोल्ड आवाज में वो बताता है कि वो ग्रेट हाउसेस में से एक है, हाउस जहर, वही हाउस जिसने हाउस अरेबियन के साथ वॉर लड़ी थी। ये सुनते ही ट्रैन क्योन के बदले हुए एक्सप्रेशन का मतलब समझ जाता है। ट्रैन को यकीन नहीं होता कि वो उसी हाउस से है जिससे क्योन इतनी नफरत करता है। ट्रैन सोचने लगता है कि अब वो उससे क्या कहे। वो माफी मांगने की सोचता है, पर फिर उसे एहसास होता है कि ये सब उन फैमिली मेंबर्स के कर्मों का फल है जिनसे वो कभी मिला ही नहीं, यानी वो पूरी तरह स्ट्रेंजर्स है। क्योन उसके चेहरे की परेशानी देख लेता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उस वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। ट्रैन कुछ कहने की कोशिश करता है, पर क्योन उसे रोकता है। वो कहता है कि अगर खून को खून से धोने की कोशिश की तो ये वॉर कभी तक नहीं होगी। ट्रैन पूछता है कि क्या उसे पहाड़ से नीचे जाने की सलाह देने का पछतावा है। क्योन मानता है कि पावर पाने के लिए नीचे जाने पर वो आखिरकार जहर फैमिली से ही जुड़ेगा, पर क्योन कहता है कि उसे ट्रैन के कैरेक्टर पर पूरा भरोसा है। ट्रैन को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। क्योन समझाता है कि वो उसकी अच्छाई की बात कर रहा है जिसने उसे मॉन्स्टर से बचाने पर मजबूर किया। साथ ही ट्रैन ने वो आइडेंटिटी भी बता दी जिसे वो उम्र भर छुपाता रहा। क्योन कहता है कि अगर ट्रैन जैसा कोई इंसान जहर फैमिली में पाव में आता है तो शायद वो दोबारा किसी भयानक वॉर को होने से रोक सके। क्योन मुड़कर जाने लगता है,
वो कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैन ने अभी ये तय ही नहीं किया है कि वो जहर फैमिली ज्वाइन करेगा या नहीं। ट्रैन उसे रोकता है और कहता है कि उसके थॉट्स अब क्लियर है, वो पहाड़ से नीचे जाना चाहता है। क्योन खुश होकर कहता है कि उसने सही डिसीजन लिया है, पर ट्रैन कहता है कि वो तुरंत नहीं जा रहा, वो क्योन की इंजरी ठीक होने के बाद ही नीचे जाएगा। ये सुनकर क्योन हैरान था और मानता है कि ट्रैन सच में एक अच्छा इंसान है। बाद में क्योन ट्रैन को सब कुछ बेसिक से समझाता है। वो बताता है कि मैजिक यूज करने के लिए मना चाहिए, इसीलिए इसे की टू ऑमनीपोटेंस कहा जाता है। वो कहता है कि नाम के बावजूद ये पूरी तरह ऑमनीपोटेंट पावर नहीं है, पर मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए उसे उसके लेवल का ही मना चाहिए होता है। ट्रैन पूछता है कि मैजिक से मैच करने वाले मना का स्टैंडर्ड क्या है। क्योन बताता है कि मैजिक की डिफिकल्टी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है ब्लड लाइन, दूसरा है एफिनिटी और तीसरा है कैजुअलिटी। पहला फैक्टर ब्लड लाइन जन्म से ही तय होता है और ये नाइट्स को छोड़कर ज्यादातर नोबल्स पर अप्लाई होता है। वो एग्जाम्पल देता है कि ट्रैन के लिए मैजिक से अपने घाव भरना मुश्किल होगा, क्योंकि वो साउथ की रेस्ता ब्लड लाइन से नहीं है जो बिना ट्रेनिंग के भी ऐसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर एफिनिटी की। क्योन कहता है कि इसका मतलब फैमिलियरिटी से है। ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ कोई मेज अपनी पसंद या आदत के काम आसानी से कर लेता है। जैसे कि ट्रैन ने फायरबॉल ऐसे बनाया मानो वो कोई पत्थर फेंक रहा हो। ट्रैन मानता है कि अगर वो सिर्फ आग बनाता तो शायद उसे वैसी स्पीड या फायर पावर नहीं मिलती। आखिरी है कैजुअलिटी, पर क्योन मानता है कि वो खुद इसे पूरी तरह नहीं समझता। वो ट्रैन से पूछता है कि अगर वो उसे सीधे मना से मारना चाहे तो क्या होगा। ट्रैन कहता है कि उसके सिर से बस थोड़ी रोशनी निकलेगी और कुछ नहीं। क्योन बताता है कि कैजुअलिटी की कमी से ठीक ऐसा ही होता है। वो टेबल पर रखे एक कप के ऊपर हाथ रखता है, जिससे उसके अंदर का पानी उबलने लगता है। वो समझाता है कि ऐसा तब होता है जब किसी डिजायर्ड आउटकम का कोई सही कॉज ना हो और जब टारगेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। ट्रैन कहता है कि वो सब समझ गया है। अगर उसे क्योन को मारना है तो उसे सिर्फ मरने की विश करके मना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि मौत का एक कॉज बनाना होगा, जैसे आग बनाकर शूट करना। ट्रैन उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कप पर आग जलाता है। वो कहता है कि क्योन को इस तरह मारना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि सीधे आग लगाने से बेहतर है उसे बनाकर शूट करना। क्योन उसकी इस समझदारी से बहुत खुश था। वो मजे में कहता है कि उसे एक मेज के बजाय प्रोफेसर होना चाहिए था। ट्रैन बताता है कि वो जानवरों को कंट्रोल कर सकता है, पर पूछता है कि मैजिक बीस्ट्स को कैजुअलिटी की जरूरत क्यों है। क्योन कहता है कि ये उनके मना की वजह से है। इसके बाद दोनों मैजिक के बारे में एक लंबी बातचीत करते हैं। आखिर में क्योन बताता है कि जहर ब्लड लाइन के पास भी एक स्पेशल मैजिक है, जो है स्टेल्थ और ट्रैकिंग। वो ट्रैन को इसे ट्राई करने को कहता है और ट्रैन मान जाता है। ट्रैन अदृश्य होने की विश करता है और क्योन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रैन सच में गायब हो जाता है। ट्रैन के वापस दिखने पर एक डरा हुआ क्योन मानता है कि ये सच में एक फ्राइटनिंग एबिलिटी है, जिसे उसने बहुत समय बाद देखा है। वो बताता है कि वॉर के दौरान अरेबियन नाइट्स इसी एबिलिटी से सबसे ज्यादा डरते थे। हालांकि ये बहुत पावरफुल लगती है, पर क्योन बताता है कि ये इनविंसिबल नहीं है। क्योन उसे मैजिक ट्रेनिंग के और तरीके सिखाने की बात करता है। ट्रैन मजाक में पूछता है कि क्या वो एक दुश्मन फैमिली के मेज को कुछ ज्यादा ही नहीं सिखा रहा। क्योन याद दिलाता है कि ट्रैन ने उसे हील करके बचाया था और उसे ट्रैन के कैरेक्टर पर भरोसा है। कुछ समय बाद ट्रैन गांव जाकर अपनी भेड़ें बेचने और वहां से जाने का प्लान बताता है। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। गांव का चीफ ये सुनकर भड़क जाता है कि उसने बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। ट्रैन सीधा कहता है कि वो कोई नया शेपर्ड ढूंढ ले, क्योंकि वो अपनी चीजों का क्या करता है इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। वो उन्हें भेड़ें एक फेयर प्राइस पर खरीदने को कहता है, वरना वो सबको आजाद करके चला जाएगा। ट्रैन कहता है कि उसके जाने के बाद वो भेड़ों को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर इसमें उन्हें नानी याद आ जाएगी। चीफ फ्रस्ट्रेटेड था, पर वो जानता था कि ट्रैन अपनी बात का पक्का है और उसे छेड़ना बेवकूफी होगी। मजबूरन चीफ को भेड़ों के पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद ट्रैन और क्योन वहां से निकल पड़ते हैं। तभी ट्रैन को याद आता है कि गांव वालों ने क्योन को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, पर क्योन कहता है कि उसे वो फी नहीं चाहिए, क्योंकि बीस्ट को ट्रैन ने मारा था। जल्द ही वो एक दोराहे पर पहुंचते हैं जहां से उनके रास्ते अलग होने थे। क्योन माफी मांगते हुए कहता है कि वो साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। ट्रैन मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं और हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। ट्रैन कहता है कि वो उम्मीद करता है कि वो दोबारा खुशी खुशी मिलेंगे। जैसे ही क्योन दूर ओझल होता है, ट्रैन को आखिरकार एहसास होता है कि उसके मन में हमेशा से एक फादर फिगर की कितनी गहरी इच्छा थी। ट्रैन अपना सफर जारी रखता है। रेगिस्तान पार करते हुए उसे दूर कुछ अजीब से लोग दिखते हैं। वो सोचता है कि क्या वो कोई मर्चेंट्स हैं जो गाँव गाँव जाते हैं। ट्रैन उनसे रास्ता पूछने के लिए आगे बढ़ता है। शुरुआत में उन्हें लगा कि ट्रैन उनसे लड़ने आया है, पर वो बताता है कि वो अकेला ट्रैवल कर रहा है और उसे सबसे करीबी शहर का रास्ता चाहिए। तभी आई पैच वाला एक आदमी उसे उसी रास्ते पर जाने को कहता है जहाँ से वो आए थे। वो बताता है कि वो रास्ता सीधा मुराई नाम के शहर जाता है। रास्ता बताने के लिए शुक्रिया कहकर ट्रैन आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वो आदमी उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलेगी, उसे बदले में कुछ देना होगा। इससे पहले कि ट्रैन कुछ समझ पाता, उस हथियारों से लैस ग्रुप ने उसे घेर लिया था। तब उसे समझ आता है कि उसका पाला बैंडेज से पड़ा है
वो आई पैच वाला आदमी कहता है कि ये एक वेस्टलैंड है, यहाँ अगर कोई मर भी जाए तो किसी को शक नहीं होगा। वो ट्रैन को चुपचाप अपना सारा सामान सौंपने को कहता है, क्योंकि उसे मारना उनके लिए बस फालतू का स्ट्रेस होगा। ट्रैन ये कहकर बैंडेज के होश उड़ा देता है कि चूंकि तुम बुरे लोग हो जो इंसान मारते हैं, तो क्यों ना मैं तुम पर ही अपनी प्रैक्टिस कर लूं। उसके चेहरे की वो इविल स्माइल उनकी रूह कंपाने के लिए काफी थी, लेकिन बैंडेज को लगता है कि वो बस ब्लफ कर रहा है और वो उसके करीब आते हैं। पर ट्रैन अपने हाथ के एक इशारे से तेज हवा को कमांड करता है, जो उन्हें उड़ाकर दूर फेंक देती है। ट्रैन को हैरान था कि वो बिना ज्यादा मना यूज किए इतनी स्ट्रॉन्ग हवा कैसे चला सकता है। बैंडेज जमीन पर दर्द से कराह रहे थे, उन्हें समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। तभी ट्रैन अपनी पानी की बोतल निकालता है। वो पानी को एरोस के शेप में बदलकर एक बैंडेज के शरीर के आर पार कर देता है। पर ट्रैन को इस अटैक में कुछ खास मजा नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि पत्थर फेंकना इससे कहीं ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। अब तक बैंडेज लीडर समझ चुका था कि उनकी मौत पक्की है। वो ट्रैन के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। वो वादा करता है कि वो ट्रैन को कुछ भी देने को तैयार है। पर जब वो भीख मांग रहा था, बाकी बैंडेज पीछे से ट्रैन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं, ट्रैन जमीन पर जोर से पैर मारता है और रेत से निकले नुकीले स्पाइक्स उन सबके शरीर को चीर देते हैं। ये देखकर बैंडेज लीडर की रूह कांप उठती है। ट्रैन उस लीडर से कहता है कि उसे बस एक सवाल पूछना है, और वो डरा हुआ आदमी कहता है कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। ट्रैन पूछता है कि उन्होंने बिना प्लान के उस पर अटैक क्यों किया, क्योंकि जैसा उन्होंने देखा वो एक विज़र्ड भी तो हो सकता था। बैंडेज लीडर कहता है कि जब वो बदतमीजी कर रहे थे तब भी ट्रैन ने अपना सिर झुकाया था, और तो और उसने ग्रीट करते वक्त भी सिर झुकाया, इसलिए उन्हें लगा कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान है। ट्रैन उसे शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसकी इस बात ने ट्रैन को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया था। बैंडेज लीडर अभी अपनी जान की भीख मांग ही रहा था कि तभी ऊपर देखने पर उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखती है। पहाड़ छोड़ने से पहले क्यों ने ट्रैन को बताया था कि बैंडेज जैसे स्कम पर कभी मर्सी मत दिखाना, क्योंकि वो दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले कभी नहीं सोचते। ट्रैन समझ चुका था कि वो इन बैंडेज को नहीं छोड़ सकता। तरस खाकर छोड़ी गई एक जान 10 अच्छे लोगों की जान ले सकती है। इसके बाद ट्रैन वहां से जाने के लिए उसी रास्ते पर बढ़ जाता है जहां से वो बैंडेज आए थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, ट्रैन को एहसास होता है कि उसने अभी अभी इंसानों को मारा है। हालांकि उसे थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था, पर वो जानता था कि क्योन की वार्निंग के बाद वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता था। वेस्टलैंड पार करते हुए और क्योन की बातों को बार बार सोचते हुए ट्रैन आखिरकार एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। पहाड़ी से नीचे देखने पर उसे मुराई नाम की छोटी सिटी दिखाई देती है। सिटी में कदम रखते ही वो वहाँ की भीड़ देखकर हैरान रह जाता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे लोग एक साथ देखे थे। ट्रैन दंग था, क्योंकि वहाँ का आर्किटेक्चर उसके गांव से बिल्कुल अलग था। आखिरकार उसे वो फीलिंग आ ही जाती है कि वो सच में एक सिटी में खड़ा है। ट्रैन एक फ्रूट सेलर के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। उस आदमी को लगा कि ट्रैन कुछ खरीदना चाहता है, पर ट्रैन बताता है कि वो कस्टमर नहीं है। उसे क्योन के वर्ड्स याद आते हैं, जिसने कहा था कि सिटी पहुंचते ही सबसे पहले एक इन ढूंढना। ट्रैन उससे इनका रास्ता पूछता है, पर वो फ्रूट सेलर उसे झिड़क देता है और कहता है कि अगर फ्रूट नहीं लेना तो यहाँ से दफा हो जाओ। ट्रैन सोचता है कि ये आदमी इतना रूड क्यों हो रहा है। क्या सवाल पूछने से पहले फ्रूट खरीदना कोई रूल है। ट्रैन एक एप्पल की तरफ इशारा करके उसका प्राइस पूछता है। सेलर 2 दुपट बताता है। ट्रैन तुरंत 2 कॉइन्स निकालता है, जिससे सेलर समझ जाता है कि ट्रैन एक आउटसाइडर है। फिर भी वो कहता है कि दूसरे कॉइन से पे करना भी फाइन है। पे करते वक्त ट्रैन इनका रास्ता पूछता है। वो आदमी बताता है कि केप शॉप के पीछे वाली रोड से सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ जाना। वो बताता है कि ब्लू रूफ वाली बिल्डिंग ही सिटी का सबसे बड़ा इन है। बताए हुए रास्ते पर चलकर ट्रैन उस इन में पहुंचता है, जहां इन स्टाफ लेना उसका वेलकम करती है। ट्रैन एक रात का प्राइस पूछता है और वो 16 दुपट बताती है। ट्रैन पे करने को मान जाता है, पर कहता है कि उसे एक और चीज पूछनी है। वो पूछता है कि क्या आसपास किसी मॉन्स्टर पर कोई बाउंटी है। लेना शुरुआत में कंफ्यूज हो जाती है। असल में ट्रैन को मॉन्स्टर्स मारकर उनका मना एब्जॉर्ब करना था। साथ ही क्यों के मुताबिक मॉन्स्टर हंटिंग से अच्छे पैसे भी मिलते थे। ट्रैन नोटिस करता है कि लेना जवाब नहीं दे रही। पूछने पर वो कहती है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। कुछ टिप देकर उसे खुश करने के बाद वो ट्रैन को सिटी हॉल्स जाने को कहती है, पर ट्रैन को कोई आइडिया नहीं था कि सिटी हॉल्स क्या होते हैं। लेना समझाती है कि वहाँ सिटी के पब्लिक अफेयर्स हैंडल होते हैं और वहाँ के ऑफिशियल्स सीधे सिटी लॉर्ड के लिए काम करते हैं। हालांकि रात होने की वजह से वो बंद हो चुका होगा। वो उसे अगले दिन जाने को कहती है, क्योंकि वही उसे मॉन्स्टर बाउंटी की डिटेल्स मिलेंगी। फिर लेना पूछती है कि क्या वो एक मॉन्स्टर हंटर है, पर ट्रैन इस वर्ड का मतलब भी नहीं जानता था। लेना बताती है कि एक कहावत है, अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान मॉन्स्टर्स का शिकार करे तो वो विजर्ड बन जाता है। उसे लगता है कि ट्रैन भी विजर्ड बनने की कोशिश कर रहा है। तभी ट्रैन के पीछे से मदन नाम का एक मॉन्स्टर हंटर आता है। वो कहता है कि लेना की बात सच है, क्योंकि उसने ये अपनी आंखों से देखा है। लगता है लेना और मदन एक दूसरे को जानते थे। लेना हैरान थी कि वो अब भी जिंदा है। मदन शेखी बघारते हुए कहता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि विजर्ड बने बिना वो नहीं मरने वाला। ट्रैन ये सुनकर क्यूरियस हो जाता है और मदन से और डिटेल में बताने को कहता है। मदन समझाता है कि जैसे विजर्ड्स मॉन्स्टर्स को मारकर स्ट्रॉन्ग होते हैं, वही रूल आम इंसान पर भी लागू होता है।
मतलब वो भी विजर्ड बन सकते हैं। मदन बताता है कि वो और उसका क्रू विजर्ड बनने के लिए ही मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे हैं। ट्रैन एक्साइटेड होकर पूछता है कि क्या उनमें से कोई अभी विजर्ड है, पर मदन ना में सिर हिलाता है। वो बताता है कि पूरी सिटी में सिर्फ लॉर्ड का एक विजर्ड और उसके नीचे 3 और विजर्ड्स हैं। चूंकि ट्रैन ने कहा था कि वो मॉन्स्टर्स हंट करता है, मदन उसे ताना मारता है कि उसका गियर बहुत शैबी है और उसके पास कोई वेपन भी नहीं है। लेकिन ट्रैन कहता है कि उसके पास वेपन है और वो अपनी स्लिंग बाहर निकालता है। मदन उस घिसी हुई स्लिंग को देखकर इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि इससे पता चल रहा था कि ट्रैन ने इसे बहुत यूज किया है। ट्रैन मानता है कि ये एक एग के साइज वाली चीजों को तेजी से फायर करने के लिए बहुत अच्छी है। मदन कहता है कि वो इस स्लिंग से फॉक्स या रैबिट मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकता है। मदन बताता है कि उन्हें अपनी टीम में एक और शूटर चाहिए और वो ट्रैन से पूछता है कि क्या वो ज्वाइन करना चाहता है। जैसा एक्सपेक्टेड था, ट्रैन आराम से इस ऑफर को मना कर देता है, पर पूछने के लिए शुक्रिया कहता है। उस रात अपने कमरे में आराम करते हुए ट्रैन सोचता है कि आज का दिन कितना क्योटिक था। वो सोचता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं था कि वो कभी अपना गांव छोड़ेगा। ट्रैन अपनी मैजिक से खेल ही रहा था कि उसके सेंसेस उसे बताते हैं कि आसपास कोई है। वो बेड से उठकर कड़क आवाज में पूछता है कि दरवाजे के बाहर कौन है। असल में क्यों ने उसे बताया था कि इनमें रुकते वक्त भी कभी अपना गार्ड डाउन मत करना। सिटी में होने का मतलब ये नहीं कि तुम सेफ हो। दरवाजा खोलने जाते वक्त ट्रैन किसी भी अटैक के लिए तैयार था, पर दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह जाता है। सामने लेना खड़ी थी, जो ऐसे डम सवाल पूछ रही थी जैसे वो सो रहा हो। लेना कहती है कि वो उसे वार्म रखने आई है, क्योंकि उसे लगा कि उसका कमरा ठंडा होगा। ट्रैन पूरी तरह कंफ्यूज था और पूछता है कि इसका क्या मतलब है। लेना इशारे से समझाती है कि उसने जो सुना वही सच है, पर ट्रैन अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेना कहती है कि थोड़े से पैसों के बदले वो ट्रैन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ट्रैन मासूमियत से पूछता है कि अगर उसे कुछ नहीं चाहिए तो क्या होगा। लेना उसके कंधे पकड़कर कहती है कि झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर सब बता सकती हूँ। ये सुनते ही ट्रैन के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसे क्योन की वार्निंग याद आ जाती है कि इनमेट्स के साथ इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि उनमें से ज्यादातर को बीमारियां होती है। हालांकि विजर्ड्स को बीमारियां जल्दी नहीं लगती, पर इशू ये था कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो ये बीमारी किसी और औरत को पास कर सकता है। क्यों ने ट्रैन को समझाया था कि अपने डिजायर में फंसकर कोई ऐसा काम मत करना जिसका बाद में रिग्रेट हो। आखिरकार ट्रैन लेना को वहां से जाने को कह देता है और वो गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। ट्रैन को समझ आने लगता है कि सिटी में रहना आसान नहीं है। फ्रूट सेलर से हुई बहस और अब लेना का ड्रामा। वो अपने बिस्तर पर लौटकर सोचता है कि यहाँ हर छोटी चीज की कीमत है। सिटीज सच में बहुत कोल्ड हार्टेड होती है। उधर मदन का एक साथी पूछता है कि वो ट्रैन को रिक्रूट क्यों करना चाहता था। वो कुछ खास नहीं दिखता। एक कहता है कि ट्रैन बहुत कॉकी है, वो मॉन्स्टर बेट के लिए एकदम सही रहेगा। तब मदन बताता है कि ट्रैन में उसे अपना बचपन दिखता है। असल में मदन को ट्रैन के वेपन की फिक्र थी। मदन चाहता था कि ट्रैन उसके साथ रहे ताकि वो कुछ दिन और जी सके। उसके साथियों को यकीन नहीं होता कि उनका बॉस कितना गुड हार्टेड है। उन्हें नहीं पता था कि ट्रैन अपने कमरे से सब सुन रहा है। ये सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराता है। उसे लगता है कि शायद सिटी पूरी तरह से कोल्ड हार्टेड नहीं है। अगली सुबह ट्रैन हॉल जाता है, जहाँ उसे एक रूड ऑफिशियल मिलता है। वो कहता है कि उसे मॉन्स्टर्स हंट करने हैं। उस आदमी का रिएक्शन देखकर ट्रैन को क्यों की बात याद आ जाती है कि दुनिया उस पर मेहरबान नहीं होगी। ट्रैन ने क्यों से पूछा था क्यों, तो क्यों ने कहा क्योंकि उनके पास कोई वजह नहीं है। इज्जत पाने का सिर्फ एक तरीका है, अपना विजर्ड होना बता दो। आम लोग खुद ब खुद सिर झुका लेंगे। वो ऑफिशियल उसे एक बुक देता है और देखने को कहता है। ट्रैन देखता है कि वो एक क्रो मॉन्स्टर है। वो आदमी कहता है कि अगर मार सको तो लाश वापस ले आना। वो बताता है कि बिना मना एब्जॉर्ब किए मॉन्स्टर रेत बन जाता है, पर ट्रैन ये जानता था। ऑफिशियल कहता है कि सिटी लॉ के हिसाब से इसकी सजा मौत है। ट्रैन पूछता है कि क्या नाइट्स मॉन्स्टर्स को हंट नहीं करते। वो जवाब देता है कि नाइट्स के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता। नाइट्स का काम सिटी में ऑर्डर मेंटेन करना है, बाहर मॉन्स्टर्स को मारना ट्रैन जैसे लोगों का काम है। ट्रैन उसकी रूडनेस को इग्नोर करके शिकार पर निकल जाता है, पर उस ऑफिशियल को लगता है कि वो पक्का मारा जाएगा। कुछ ही देर बाद ट्रैन उस क्रो मॉन्स्टर की लाश लेकर लौटता है। उसके सीने में एक बड़ा छेद था। ये देखकर ऑफिशियल्स के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान थे कि ट्रैन इतनी जल्दी शिकार करके लौट आया। पूछने पर ट्रैन कहता है कि वो अकेला था। बिना बहस किए वो सीधा अपनी बाउंटी मांगता है। एक ऑफिशियल भागकर पैसे लाता है। पैसे देते हुए वो ट्रैन को आराम करने को कहता है, क्योंकि वो थक गया होगा। ऑफिशियल्स कंफ्यूज थे, क्योंकि ट्रैन ने मॉन्स्टर को इतने क्लीन तरीके से मारा था कि उसकी पूरी बॉडी एकदम सही हालत में थी। तभी वो पहले वाला ऑफिशियल नोटिस करता है कि ट्रैन अभी गया नहीं। पूछने पर ट्रैन कहता है कि क्या कोई और मॉन्स्टर है जिसे हंट किया जा सके। ये सुनकर ऑफिशियल्स हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ट्रैन में अभी भी और मॉन्स्टर से लड़ने की ताकत बची है। 3 दिन बाद ट्रैन 30 मॉन्स्टर्स को मार चुका था। लेना उसे अपने मेन्यू की सबसे बेस्ट डिश देती है। लेना कहती है कि उसने पक्का बहुत पैसे कमा लिए होंगे, पर ट्रैन बताता है कि पैसा उसका इकलौता गोल नहीं है। असल में उसे मॉन्स्टर्स का मना चाहिए था। इतने शिकार करने से वो पहले से काफी स्ट्रॉन्गर हो गया था। ट्रैन को एहसास होता है कि क्यों से मिलने के वक्त से अब उसका मना काफी बढ़ चुका है, पर वो जानता था कि वीक मॉन्स्टर्स के मना से स्ट्रॉन्ग होने की एक लिमिट है। थोड़ी देर बाद
ट्रैन अपना सारा खाना खत्म कर लेता है। उसे लगा कि किसी ने उसके साथ खाया है, पर वो बताते हैं कि उसने अकेले ही सब खा लिया। ट्रैन शेफ की तारीफ करता है कि खाना डिलिशियस था। शेफ मुस्कुराकर कहता है कि अगली बार वो और भी बेहतर बनाएगा। ट्रैन अपने कमरे में जाने ही वाला था कि तभी मदन का एक लैकी उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो पैसे मांगता है क्योंकि उसने सुना था कि ट्रैन बहुत कमा रहा है। ट्रैन बिना बहस किए उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वो और उसके दोस्त शॉक रह जाते हैं। उसका दोस्त ट्रैन पर पंच मारता है, पर ट्रैन आसानी से डॉज करके सीधा उसके चेहरे पर पंच दे मारता है। पहला लड़का स्टूल लेकर ट्रैन पर झपटता है, पर ट्रैन उसे ब्लॉक करता है और सिर पर बस एक हल्की सी चोट से उसे उड़ा देता है। लेना चिल्लाकर उन्हें इनमें लड़ने से मना करती है। थोड़ी देर बाद मदन ट्रैन के दरवाजे पर आकर सिर झुकाकर माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने दोनों को बहुत डांटा है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। मदन बताता है कि उनके पास पैसों की तंगी है। शायद ट्रैन की कमाई देखकर उन्हें जलन हो रही थी। मदन दोनों पर चिल्लाता है और माफी मांगने को कहता है। वो चुपचाप अपने बॉस का ऑर्डर मानते हैं। ट्रैन पूछता है कि क्या हालात इतने खराब हैं? मदन बताता है कि 3 दिन में शायद उनके पास रूम का किराया भी ना बचे। तभी ट्रैन उसे पैसों से भरी एक थैली देता है। मदन हैरान होकर पूछता है कि वो ये पैसे क्यों दे रहा है। ट्रैन कहता है कि ये उसकी काइंडनेस का रीपेमेंट है, जब उसने ट्रैन की फिक्र करके उसे अपने साथ ले जाने की बात कही थी। मदन दंग रह जाता है। वो पूछता है कि ट्रैन को ये कैसे पता, पर ट्रैन सवाल इग्नोर कर देता है। ट्रैन कहता है कि कुछ भी फ्री नहीं है, बदले में उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ मदन वादा करता है कि वो उसे सब कुछ बताएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन निकालना ही उसका काम है। अगले दिन ट्रैन अपने शिकार पर निकलता है। उसे लगता है कि ये इस सिटी में उसका आखिरी हंट होगा। मदन ने उसे अगली सिटी की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए अब यहाँ से जाने का वक्त था। असल में मदन ने उसे बहुत काम की इन्फॉर्मेशन दी थी। मदन सच में एक अच्छा इंसान था। भले ही वो क्यों जितना सीजन नहीं था, पर वो दिल का बहुत साफ और काइंड था। अचानक ट्रैन को एक तेज महक आती है और वो तुरंत उस तरफ भागता है। वो बस दुआ कर रहा था कि ये वो ना हो जो वो सोच रहा है। वो उस जगह पहुंचता है जहां से महक आ रही थी। वो महक खून की थी, और भी बुरी बात यह थी कि उसे वहां उसी लड़के की खून से लथपथ लाश मिलती है जिससे कल उसकी लड़ाई हुई थी। जैसे इतना काफी नहीं था, मुड़ते ही उसे जमीन पर मदन की लाश दिखाई देती है। ट्रैन हैरान था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। तभी क्रू का एक मेंबर जो अभी जिंदा था किसी तरह बोल पड़ता है। वो ट्रैन को बताता है कि ये सब एक रैबिट मॉन्स्टर ने किया है। ट्रैन मुड़कर देखता है तो वो कल्प्रिट उसे ही घूर रहा था। अचानक वो रैबिट बिजली की तेजी से उस पर झपटता है। ट्रैन बाल बाल बचता है और आखिरी सेकंड में अटैक को डॉज कर लेता है। ट्रैन अपनी स्लिंग निकालकर रैबिट पर पत्थर मारता है, पर हैरानी की बात, रैबिट उस प्रोजेक्टाइल को आसानी से डॉज कर लेता है। तब ट्रैन समझ जाता है कि ये रैबिट लॉन्ग रेंज वेपन से बचना अच्छी तरह जानता है। रैबिट फिर से ट्रैन पर झपटता है, पर इस बार ट्रैन इनविजिबल हो जाता है, जिससे रैबिट पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है। इससे पहले कि रैबिट कुछ समझता, ट्रैन पीछे आकर उसकी गर्दन में डैगर घूम देता है। फिर भी रैबिट एक काउंटर स्ट्राइक करता है जो ट्रैन को पीछे धकेल देता है। रैबिट बिना वक्त गवाए फिर से ट्रैन की तरफ बढ़ता है, जिससे ट्रैन को दोबारा इनविजिबल होना पड़ता है। खींचकर वो मॉन्स्टर वहां तबाही मचाने लगता है जहां उसे ट्रैन के छिपे होने का शक था। वो पेड़ों को तिनके की तरह काट गिराता है। अपनी सारी ताकत खोने के बाद वो एक जोरदार चीख मारता है और खून बहने से मारा जाता है। मॉन्स्टर के मरने पर ट्रैन उसका मना एब्जॉर्ब करता है। उसे एहसास होता है कि इस बार मना का अमाउंट काफी अलग है। असल में ये गांव वाले लेपर्ड मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा था। तभी टीम का वो आखिरी लड़का जिसने रैबिट के बारे में बताया था हैरान होकर कहता है कि ट्रैन एक विज़र्ड है। ट्रैन हाँ कहता है तो वो लड़का पूछता है कि वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपा रहा है। ट्रैन सवाल को इग्नोर करके पूछता है कि क्या उनका कोई फैमिली मेंबर है जिसे वो उनका सामान दे सके। वो लड़का उदासी से मना कर देता है। ये सुनकर ट्रैन को पिछली रात याद आती है जब मदन ने उसे पास की एक ग्रेट सिटी ऑरम के बारे में बताया था। दरअसल ऑरम में एक बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ हजारों बुक्स है, पर वहाँ कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि सिर्फ विज़र्ड्स को ही अंदर जाने की इजाजत है। क्रू को दफनाने के बाद ट्रैन आखिरकार ऑरम जाने का फैसला करता है। वो मदन की शांति की दुआ करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। ऑरम पहुँचते ही ट्रैन समझ जाता है कि मुराई को स्मॉल सिटी क्यों कहते थे, क्योंकि ऑरम के सामने मुराई कुछ भी नहीं था। सिटी गेट पर इतनी भीड़ देखकर वो हैरान रह जाता है। ट्रैन सोचता है कि क्या गार्ड्स क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे हैं, पर ये कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि आखिरकार ये एक ग्रेट सिटी है। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है एक गार्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है कि उसने ट्रैन जितने गंदे कपड़ों में किसी को नहीं देखा, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता। गार्ड उसे पहले खुद को साफ करने की सलाह देता है। बाद में ट्रैन सिटी में एंटर कर लेता है और उस जाइंट लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। उसकी विशालता देखकर ट्रैन समझ जाता है कि इसे पक्का मैजिक से बनाया गया है। एंट्रेंस पर गार्ड्स उसे रोक कर बताते हैं कि लाइब्रेरी में सिर्फ विज़र्ड्स जा सकते हैं। ट्रैन बताता है कि वो एक विज़र्ड है, पर ये सुनकर गार्ड्स भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई बहरूपिया है। उनमें से एक ट्रैन की तरफ हाथ बढ़ाता है और अचानक उसे अपने हाथ में कुछ अजीब महसूस होता है। दरअसल क्यों ने बताया था कि विज़र्ड्स एक दूसरे को पहचान लेते हैं। किसी का मना सेंस करके वो बता सकते हैं कि सामने वाला उनसे स्ट्रॉन्गर है या नहीं।
वो आदमी ट्रैन की ओवरवेलमिंग फोर्स से मानो कुचला ही जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसका साथी घबराकर पूछता है कि उसे क्या हुआ। वो आदमी अपने साथी को तसल्ली देता है कि वो ठीक है, पर अंदर ही अंदर वो समझ चुका था कि ट्रैन कोई ऑर्डिनरी विजर्ड नहीं है। वो कम से कम नोबल क्लास या उससे ऊपर का है। वो तुरंत उठकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम केन्या था, जो हाउस वल्टास का एक नाइट था। केन्या पूछता है कि ट्रैन किस हाउस से है। ट्रैन पूछता है कि क्या अंदर जाने के लिए ये बताना जरूरी है। केन्या मना करता है और बताता है कि लाइब्रेरी यूज करने के लिए हाउस वल्टास के मास्टर की परमिशन चाहिए। वो बताता है कि वो हाउस वल्टास से कांटेक्ट करेगा। इससे पहले कि ट्रैन कुछ समझता, वो सीधा वल्टास मैंशन पहुंच जाता है। उसे लगा था कि ये एक सिंपल प्रोसेस होगा। उसे एक बड़े पूल में ले जाया जाता है जहां मेड्स उसे नहलाने लगती है। जब उसे अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो उन्हें रुकने को कहता है और खुद नहाने की बात कहता है। मेड्स डरकर कहती है कि अगर उन्होंने एक एस्टीम्ड गेस्ट की सही से सेवा नहीं की तो उन्हें सजा मिलेगी। उन्हें मुसीबत से बचाने के लिए ट्रैन उन्हें उनका काम करने देता है। जब वो तैयार होकर अच्छे कपड़े पहन लेता है तो मेड्स भी उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। वो उससे माफी मांगती है, पर ट्रैन कहता है कि इसमें माफी कैसी। लेकिन मेड्स उससे गुजारिश करती है कि वो उनसे इतने कैजुअली बात ना करे। ट्रैन को यकीन नहीं होता कि ये क्या चल रहा है। बाद में ट्रैन की मुलाकात उस हाउस की रूड यंग लेडी से होती है, एक रेड हेड लड़की अजेला। अजेला पूछती है कि वो किस हाउस से है। ट्रैन कहता है कि पर्सनल रीजंस की वजह से वो ये नहीं बता सकता। अजेला हैरान रह जाती है। चूंकि ट्रैन अपनी पहचान छिपा रहा था, वो अंदर ही अंदर एक डीवियस प्रैंक के बारे में सोचने लगती है। अजेला अचानक अपना मना रिलीज करती है और ट्रैन को भी ऐसा ही करने को कहती है। ट्रैन बात मान लेता है। जहां अजेला की बॉडी से एक येलो ऑरा निकलता है, वही ट्रैन एक ब्लू ऑरा रिलीज करता है। उनकी प्रेजेंस इतनी ओवरवेलमिंग थी कि कमरे में मौजूद सभी लोगों को अपना सिर झुकाना पड़ता है। इस शो ऑफ के बाद अजेला ट्रैन की तारीफ करती है और फिर अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। हमेशा की तरह शॉक और कंफ्यूजन से ट्रैन के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि अजेला के बटलर को भी उसे फालतू बातें बोलने से रोकना पड़ता है। अजेला इसे एक मजाक बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर जाते जाते वो ट्रैन से कहती है कि वो इस बारे में सोचे। अजेला के जाने के बाद ट्रैन देखता है कि उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसे एहसास होता है कि अजेला का मना सच में उसके मना के बराबर है। कुछ ही देर बाद वो पेट्रियार्क के ऑफिस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हाउस के लीडर रग वेल्टास से होती है। इंट्रोडक्शन के बाद रग कहता है कि उसे ट्रैन की लाइब्रेरी वाली रिक्वेस्ट के बारे में पता है, पर वो बताता है कि लाइब्रेरी में कोई अमेजिंग एंशिएंट मैजिक नहीं है, ना ही वहाँ मना भगाने का कोई सीक्रेट मेथड है। लेकिन ट्रैन उसे तसल्ली देता है कि उसे इनमें से कुछ चाहिए भी नहीं था। रग कहता है कि अगर वो फिर भी जाना चाहता है तो वो उसे नहीं रोकेगा। वो बताता है कि लाइब्रेरी में उनके हाउस से जुड़ी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। चूंकि आज काफी देर हो चुकी थी, रग ट्रैन को अगले दिन आने को कहता है। ट्रैन वादा करता है कि वो उसकी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलेगा। अगले दिन लाइब्रेरी पास कंफर्म होने के बाद गार्ड्स पूरी इज्जत के साथ ट्रैन को ग्रीट करते हैं। ट्रैन लाइब्रेरी के अंदर आता है और उसकी विशालता महसूस करते ही पूरी तरह ब्लोन अवे हो जाता है। वो आसपास नजर दौड़ा ही रहा था कि तभी एली उसके पास आकर लाइब्रेरी में उसका वेलकम करती है। वो बताती है कि वो यहाँ की लाइब्रेरियन है। वो ट्रैन को लाइब्रेरी के रूल्स समझाने लगती है। अंदर ही अंदर ट्रैन शॉक था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी बच्ची लाइब्रेरियन होगी। पहला रूल, वो किसी चीज को डैमेज नहीं कर सकता, वरना उसे पे करना होगा। दूसरा, वो कोई बुक लाइब्रेरी से बाहर नहीं ले जा सकता। एली कहती है कि वो उसे वॉच करेगी, पर ट्रैन उससे रीडिंग के वक्त डिस्टेंस बनाने को कहता है ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो। ट्रैन पूछता है कि क्या वो भी यहाँ बुक्स पढ़ती है। वो बच्ची हाँ कहती है और उसे उसकी इंटरेस्ट की चीजें ढूंढने में हेल्प करने का ऑफर देती है। लाइब्रेरियन पूछती है रोमांस या हिस्ट्री, पर ट्रैन कहता है कि उसे बस दुनिया का बेसिक कॉमन सेंस समझना है। थोड़ी ही देर में वो ट्रैन को कुछ सैकड़ों साल पुरानी बुक्स देती है, पर कहती है कि ये उसके काम की नहीं है। इसके बाद वो दूसरा सेट देती है जो उसकी सच में मदद कर सके। ट्रैन मदद के लिए शुक्रिया कहता है। वो बुक सच में इनक्रेडिबल थी। एक पेज पलटते ही उसे लगा जैसे वो जन्नत में आ गया हो। ट्रैन को रीडिंग से प्यार हो जाता है और वो रोज यही रूटीन फॉलो करता है। इसी वजह से वो दुनिया की जियोग्राफी, अलग अलग रेसेस और विजर्ड्स के एटिकेट समझ पाता है। यहाँ तक कि वो चीजों के मैन्युफैक्चर और प्रोसेस होने का तरीका भी जान जाता है। हर नई नॉलेज के साथ उसकी अनजान दुनिया अब क्लियर और विविध हो रही थी। कुछ दिनों बाद रग ट्रैन को अपने ऑफिस बुलाता है। उसने सुना था कि ट्रैन लाइब्रेरी का अच्छे से यूज कर रहा है। रग कहता है कि उसे एक नोबल की तरह ट्रीट करना और लाइब्रेरी यूज करने देना उसकी गुडविल है। अब वो इस गुडविल का पेमेंट चाहता है। ट्रैन सीधा पूछता है कि उसे क्या चाहिए। रग बताता है कि सिटी के नॉर्थ में एक मॉन्स्टर ट्रैवलर्स पर अटैक कर रहा है। ट्रैन पूछता है कि क्या उसे हंट करना है। रग बताता है कि 4 नाइट्स पहले गए थे, पर कभी नहीं लौटे। इस बार उसे एक नोबल चाहिए, पर वल्टास हाउस अभी केवल 2 लोग भेज सकता है। ट्रैन इससे नाराज नहीं था, क्योंकि लोगों को बचाना विजर्ड्स का काम है, पर उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। रग बताता है कि नॉर्दर्न रोड ब्लॉक है, जो सिटी का मेन ट्रेड राउट है। ये 10 दिन से ऐसा ही है। ये सुनकर ट्रैन समझ जाता है कि ये इशू उसके आने से पहले का है, इसीलिए उसे इतनी आसानी से लाइब्रेरी मिल गई थी। जल्द ही शिकार पर जाने वाला ग्रुप तैयार होता है। अजेला भी उनमें से एक थी।
वो कंप्लेन करती है कि उसके पिता कितने इनसिक्योर हैं, जो उन्होंने ट्रैन को साथ भेजा। ग्रुप में मार्विन वैल्टर्स भी था। जंगल में बढ़ते हुए मार्विन पूछता है कि क्या उसे अजेला में इंटरेस्ट है। ट्रैन ना कहता है और मार्विन चैन की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक रेक्ट कैरेज मिलता है। ये उसी मॉन्स्टर का काम था। सोल्जर्स आसपास इन्वेस्टिगेट करते हैं, पर ट्रैन सबसे पहले समझ जाता है कि असल में क्या हुआ है। वो बताता है कि वो मॉन्स्टर एक मंकी है। अजेला हैरानी से पूछती है कैसे। ट्रैन दूर एक हैंडप्रिंट पॉइंट करके कहता है कि मंकी ने कैरेज पर अटैक करके वापस जंगल का रास्ता लिया है। ट्रैन कहता है कि अगर वो ट्रेल फॉलो करे तो मंकी मिल जाएगा। अजेला बताती है कि उसके या मार्विन के पास ऐसी मैजिक नहीं है। तब ट्रैन कहता है कि वो ट्राई करेगा। अजेला हैरान थी कि ट्रैन किस ब्लड लाइन से है। ट्रैन उस रैकेट से एक कपड़ा उठाकर मंकी को लॉक कर लेता है। ट्रैन सेंस करता है कि मना कहाँ से आ रहा है और उन्हें सही डायरेक्शन बताता है। जल्द ही वो एक स्ट्रीम के पास पहुंचते हैं जहां ट्रेल समाप्त हो जाता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर पानी में नहा लिया होगा। अजेला शॉक थी कि ट्रैक होने से बचने के लिए एक बीस्ट इतना स्मार्ट हो सकता है। ट्रैन उन्हें शांत करते हुए कहता है कि शायद वो बस ऐसे ही नहा रहा हो। अचानक ट्रैन को दोबारा महक आती है और वो आवाज लगाकर कहता है कि मॉन्स्टर उनके पीछे है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मॉन्स्टर उनके पीछे प्रकट होता है और वो बेहद डरावना लग रहा था। मुसीबत यही समाप्त नहीं हुई। मंकी उन पर पत्थर थ्रो करने लगता है। पत्थर तेज स्पीड से नाइट्स को चीरते हुए निकलते हैं, पर ट्रैन आसानी से डॉज कर लेता है। हैरानी की बात यह थी कि अजेला और मार्विन ने बचने के बजाय दो नाइट्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। ट्रैन बेहद निराश था। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ बिल्कुल गलत नहीं थी। मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है, पर अजेला नाइट्स को पीछा करने का ऑर्डर देती है। वो मंकी को बस मिस करने ही वाले थे कि तभी एक पत्थर बिजली की स्पीड से अजेला के सिर के पास से गुजरता है। वो नाइट्स को पार करते हुए सीधा मॉन्स्टर का शरीर चीर देता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अजेला और मार्विन पलटकर नजर डालते हैं। वो शॉक थे कि ट्रैन ने अपनी स्लिंग शॉट से वो पत्थर चलाया था। मॉन्स्टर के घायल होते ही अजेला अपनी फायरबॉल मैजिक से उसे जला डालती है। उसकी फायर पावर इतनी ओवरवेलमिंग थी कि आसपास का इकोसिस्टम भी गर्म हो गया। दूसरी ओर ट्रैन इम्प्रेस था। अंत में उसे हाउस वल्टास की ब्लड लाइन नजर आ गई, जो असल में पायरोमैनियाक्स है। मंकी को जलाने के बाद अजेला मानती है कि जब वो पत्थर उनकी ओर आया तो वो डर गई थी। जहां अजेला और मार्विन एक दूसरे को टीज कर रहे थे, वहीं घायल नाइट्स दर्द से चिल्ला रहे थे। अजेला उन्हें डांटते हुए चुप रहने को कहती है। एक नाइट का तो पूरा हाथ ही कट गया था, जिसके बाद टीम उन्हें फर्स्ट एड देने लगती है। दूसरी ओर ट्रैन शुक्र मनाता है कि कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। हालांकि ये एक सरप्राइज अटैक था, पर उसे लगता है कि सीरियस इंजरीज को टाला जा सकता था। वो जानता था कि मार्विन और अजेला नाइट्स से स्ट्रॉन्गर है। इसके बावजूद उन्होंने अपने बचाव के लिए कमजोर लोगों को शील्ड बनाया। मार्विन ट्रैन के चेहरे का अजीब एक्सप्रेशन नोटिस करके वजह पूछता है, पर ट्रैन कुछ नहीं कहकर टाल देता है। इसके बाद अजेला ट्रैन को उनके साथ मना एब्जॉर्ब करने का ऑफर देती है। ट्रैन मान जाता है और तीनों मंकी को घेर कर मना एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ट्रैन ने एक किताब में पढ़ा था कि अगर कई लोग एक साथ मना एब्जॉर्ब करें तो भी एनहांसमेंट का डिग्री कम नहीं होता। थोड़ी देर बाद मार्विन और अजेला रुक जाते हैं क्योंकि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुके थे, पर उन्हें हैरानी होती है कि ट्रैन अभी भी मना एब्जॉर्ब कर रहा था। अजेला को आखिरकार समझ आता है कि उसके पिता ने ट्रैन को साथ क्यों भेजा, क्योंकि उसकी स्पेल प्रोफिशिएंसी और मना कैपेसिटी उसके बराबर ही है। ये और भी हैरान करने वाला था क्योंकि ट्रैन एक ऐसा नोबल है जो अभी तक अपनी ग्रोथ लिमिट तक भी नहीं पहुंचा है। बाद में ग्रुप महल लौटता है। मार्विन ट्रैन की तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही वो मॉन्स्टर को हरा पाए। हालांकि ट्रैन हम्बल रहते हुए कहता है कि ये कोई खास बात नहीं थी, बल्कि उसे अफसोस है कि उसने पहले ध्यान नहीं दिया, जिससे मॉन्स्टर को पहला अटैक करने का मौका मिल गया। साथ ही ट्रैन को नहीं लगा था कि मॉन्स्टर के पास सर्च एबिलिटी भी होगी। वो दोनों ये सुनकर हैरान थे। ट्रैन उन्हें समझाता है कि मॉन्स्टर के एक्सटर्नल ट्रेट्स के हिसाब से अलग अलग एबिलिटीज अवेकन होती है। वो बताता है कि जिस मंकी को उन्होंने मारा उसके हाथ और आंखें बहुत बड़ी थी, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म जैसी नहीं लग रही थी। ट्रैन का मानना है कि मंकी ने शायद चीजों को बहुत जोर से फेंकने और दूर तक या जंगल के पार देखने की एबिलिटी अवेकन कर ली थी। मार्विन दंग रह जाता है कि ट्रैन इन चीजों में इतना अच्छा कैसे है। ट्रैन बताता है कि उसने लाइब्रेरी में मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया पढ़ी थी। मार्विन हैरान था क्योंकि कोई लाइब्रेरी नहीं जाता उसे बहुत स्टफी माना जाता है। अजेला मानती है कि वो बहुत पहले एक बार क्यूरियोसिटी में गई थी, पर वहां मुश्किल किताबें भरी थी, इसलिए वो आधी किताब पढ़े बिना ही लौट आई। ट्रैन उन दोनों से कहता है कि अगली बार जब उन्हें मौका मिले तो लाइब्रेरियन से कोई आसान किताब मांग ले। अजेला कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे किसी लाइब्रेरियन के बारे में नहीं पता था। बाद में ट्रैन लाइब्रेरी जाता है जहां लाइब्रेरियन बहुत खुशी से उसका वेलकम करती है। लाइब्रेरियन के सामने खड़े होकर ट्रैन को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल भी लाइब्रेरियन जैसी नहीं दिखती। ट्रैन अचानक उससे पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। ये सुनकर वो बच्ची घबरा जाती है। पकड़े जाने पर वो बताती है कि उसने ट्रैन के परमिट से नाम पढ़ा था। वो कहती है कि जब तक वो लाइब्रेरी के आसपास है वो बिल्डिंग में कुछ भी देख सकती है। ट्रैन पूछता है कि वो उसे क्या कहकर बुलाए। वो जवाब देती है कि उसका कोई नाम नहीं है तो वो जो चाहे बुला सकती है। चूंकि उसका कोई खास नाम नहीं था, ट्रैन उसे बस लाइब्रेरियन बुलाने का फैसला करता है
और वो लाइब्रेरियन अपनी अडल्ट जैसी बातों से सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देती है। ट्रैन पूछता है कि क्या वो ओल्ड एम्पायर से है। वो जवाब देती है कि वो कभी इंसान थी ही नहीं। वो बताती है कि वो असल में एक स्पिरिट है और वो और लाइब्रेरी एक ही है। वो कहती है कि उसकी करंट फॉर्म बस बात करने का एक तरीका है जो यूजर की प्रेफरेंस के हिसाब से है। ट्रैन उससे बहस करता है कि उसकी करंट फॉर्म का उसकी प्रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। लाइब्रेरियन ये मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि वो वही है जो ट्रैन देखना चाहता है। ट्रैन उसे छूकर ये कंफर्म करता है और एहसास करता है कि उसका हाथ आसानी से उसके आर पार हो रहा है। लाइब्रेरियन बताती है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि वो लाइब्रेरी यूज करने वालों पर फिजिकली फोर्स यूज नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा कर पाती तो लाइब्रेरी से बुक्स बाहर ले जाने वाले हर इंसान को सजा देती। ट्रैन आसानी से समझ जाता है कि किसी को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता। वो जवाब देती है कि अब तक किसी में उसे देखने की क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। वो बताती है कि उसके क्रिएटर ने उसे ऐसा बनाया है कि सिर्फ एक सर्टेन लेवल से ऊपर के लोग ही उसे देख सकते हैं। इसका सीधा मतलब था कि ट्रैन इकलौता है जो उसे देख सकता है। ट्रैन पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वो कहती है कि वो ब्लड लाइन की बात कर रही है। ट्रैन उससे ब्लड लाइन के बारे में बताने को कहता है। लाइब्रेरियन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि अपने पेरेंट्स से पूछो। ट्रैन को मजबूरी में बताना पड़ता है कि वो एक अनाथ है, तो वो खुद उसके लिए चेक करने का फैसला करती है। हालांकि उसकी बॉडी एग्जामिन करने के लिए उसे ट्रैन की कंसेंट चाहिए थी और ट्रैन घबराते हुए हाँ कर देता है। लाइब्रेरियन अपना हाथ उसकी बॉडी में डालती है। वो उन चीजों के बारे में बताती है जो ट्रैन पहले से परस्यूअर और हंटर ब्लड लाइन्स के बारे में जानता था, जो हाउस जहर के ट्रेट्स है। अचानक वो बताती है कि एक और है और ये मिक्स थी। वो बताती है कि ट्रैन दो अलग ब्लड लाइन्स वाले लोगों का नतीजा है। ट्रैन पूछता है कि दूसरी कौन सी है। वो मानती है कि उसे नहीं पता क्योंकि वो अभी भी लॉक्ड है। असल में ब्लड लाइन कॉम्बिनेशंस में लॉक्ड ब्लड लाइन इतनी रेयर नहीं है। वो ट्रैन को बताती है कि जैसे जैसे वो स्ट्रांग होगा ये नेचुरली खुल जाएगी। ट्रैन आखिरकार अपने शक को कंफर्म कर लेता है। उसकी माँ एक कॉमनर होने के हिसाब से बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी नोबल की डिसेंडेंट थी। ट्रैन मदद के लिए लाइब्रेरियन को शुक्रिया कहता है, पर लाइब्रेरियन सुझाव देती है कि अगर वो सच में ग्रेटफुल है तो एक महीना और रुक जाए। इसके बाद ट्रैन लाइब्रेरी यूज करता रहा, पर लाइब्रेरियन हमेशा उसके साथ रहती। ट्रैन किताबों के बारे में पूछता और लाइब्रेरियन उसे वो सब समझाती जो वो जानना चाहता। असल में उसे उस नॉलेज के बारे में भी पता था जो हजारों सालों से खो चुकी है। एक वक्त पर वो ट्रैन को नेचर के लॉस सिखाने लगती है, जिससे ट्रैन का दिमाग पूरी तरह ब्लो हो जाता है। ट्रैन ये भी सीखता है कि हर बीमारी माइक्रोऑर्गेनिज्म से होती है और लिविंग थिंग्स का सड़ना ऐसे ही जर्म्स के खाने की वजह से होता है। यहाँ तक कि वो बेसिक प्रिंसिपल्स भी समझ गया था, जैसे लाइट का रिफ्रैक्शन, फ्रिक्शन से हीट पैदा होना और लिविंग थिंग्स के घायल होने और हील होने का प्रोसेस। बाद में वो सड़ने की प्रोसेस पर एक एक्सपेरिमेंट करता है और जब वो कामयाब होता है तो उसका दिमाग सुन्न रह जाता है। अब तक उसने जो कुछ भी सीखा था उसकी बदौलत वो एक विजर्ड के तौर पर अपनी स्किल बढ़ा पाता है। वो लाइब्रेरियन से कहता है कि शायद कुछ ग्रेट हाउसेस इस नॉलेज को मोनोपोलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हर विजर्ड ये जान ले तो वो अपना कम्पिटिटिव एज खो देंगे। लाइब्रेरियन को आखिरकार समझ आता है कि वक्त के साथ लोगों का नॉलेज लेवल क्यों गिरता जा रहा है। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है। ट्रैन लाइब्रेरियन से कहता है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। लाइब्रेरियन हैरान थी और ट्रैन बताता है कि रग पहले ही उसे जाने के हिंट्स दे रहा है। ये सुनकर लाइब्रेरियन पूरी तरह टूट जाती है। वो ट्रैन की तरफ छलांग लगाकर मिन्नतें करती है कि वो उसे अपने साथ ले चले, पर वो बस ट्रैन की बॉडी के आर पार गिर जाती है। ट्रैन पूछता है कि क्या वो लाइब्रेरी से बाहर जा सकती है। वो ना कहती है। हालांकि वो ट्रैन को भरोसा दिलाती है कि अगर वो रुका तो वो उसका पूरा ध्यान रखेगी, पर ट्रैन ऑफर ठुकरा देता है। जाते वक्त ट्रैन वादा करता है कि वो समय समय पर मिलने आता रहेगा। वो कहता है कि अभी भी बहुत सी किताबें हैं जो उसने नहीं पढ़ी है। इसके साथ ट्रैन अपना सामान पैक करके सिटी से निकल जाता है। उसने लाइब्रेरी से एक मैप लिया था जिससे उसे पता चला कि हाउस जहर का बेस एंड्रल डेजर्ट ऑरम के ईस्ट में है। ट्रैन फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने पेरेंट्स के क्लूज ढूंढने जहर जाए। उस रात ट्रैन जंगल में कैंप लगाता है। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर क्लूज को मिटना ही होता तो इतने वक्त में मिट चुके होते। अपना सफर जारी रखते हुए वो रास्ते में मॉन्स्टर्स का शिकार भी करता है। अगले दिन वो एक घोड़े को देखता है जो अपने अनकॉन्शियस मालिक को दो डार्क एल्फ से बचा रहा था। वो दोनों फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि एक घोड़ा उन पर भारी पड़ रहा था। उस घोड़े को रास्ते से हटाने के लिए एल्व्स अपनी नेक्रोमांसर पावर यूज करते हैं। वो वहां मरे हुए मॉन्स्टर्स को फिर से जिंदा कर देते हैं। ट्रैन छिपकर उन एल्व्स को ये सब करते देख रहा था। ट्रैन सोच में था कि उस आदमी की मदद करे या नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बेहोश आदमी ने ही डार्क एल्व्स पर हमला किया था या नहीं। फिर एल्व्स ने फैसला किया कि घोड़े को रास्ते से हटाने का तरीका ढूंढने तक वो अपने मारे हुए इंसानों को खाएंगे। उनका कैनिबल्स होना ट्रैन को तुरंत इरिटेट कर देता है। वो अपना स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है। अपना स्टेल्थ अच्छे से यूज करते हुए वो एक एल्फ पर पत्थर मारता है और तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। अपने साथी को बिना सिर के देखकर दूसरा एल्फ पैनिक कर जाता है। वो तुरंत अपने उठाए हुए मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करता है। ट्रैन उस एल्फ पर दूसरा अटैक करता है, पर सामने खड़ा बुल मॉन्स्टर अपने मजबूत सिर से उसे बचा लेता है। वो बुल बिना परवाह किए पेड़ों को गिराते हुए उसी तरफ दौड़ता है जहां से ट्रैन अटैक कर रहा था,
पर वो ट्रैन को पकड़ नहीं पाया। एल्फ डरा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि एक स्टेल्थ यूजर क्या कर सकता है, पर वो ट्रैन को ढूंढने के लिए एक बीस्ट का यूज करता है। मजबूरन ट्रैन को स्टेल्थ मोड से बाहर आना पड़ता है और एल्फ बीस्ट को उस पर छोड़ देता है। ट्रैन एक फायर अटैक से एक मॉन्स्टर को मार गिराता है, पर संभलने से पहले ही बुल उस पर झपटता है। ट्रैन बाल बाल बचते हुए वहां से कूद जाता है। मॉन्स्टर्स की स्पीड देखकर ट्रैन पैनिक करने लगता है। वो शुक्र मनाता है कि उसने पहले ही एक एल्फ को मार दिया था। अचानक एक मॉन्स्टर उसे पीछे से काट लेता है। वो उसका पैर जकड़ लेता है। जब ट्रैन उससे लड़ रहा था तभी बुल उसे टक्कर मारता है और वो सीधा पेड़ से जा टकराता है। पेड़ से जोरदार टक्कर के बाद ट्रैन दर्द से चीख पड़ता है। खांसते हुए उसके मुंह से खून निकलता है और वो दर्द से घुटनों के बल गिर जाता है। एल्फ कहता है कि वो मारने से पहले उसे बहुत तड़पाएगा, लेकिन तभी घोड़ा एल्फ के मुंह पर जोरदार लात मारता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। एल्फ मदद की भीख मांगता है और सारे मॉन्स्टर्स तुरंत घोड़े पर टूट पड़ते हैं। वो ट्रैन को पूरी तरह निगलेक्ट कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ट्रैन एक पावरफुल अटैक करता है जो उस एल्फ का सिर फाड़ देता है। एल्फ्स के मरते ही बीस्ट्स भी मर जाते हैं। ट्रैन थकान से घुटनों पर गिर जाता है। घोड़ा उसके पास आकर उसे चेक करता है और ट्रैन उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। उस रात जब घोड़े का मालिक उठता है तो सामने एक स्ट्रेंजर को देखकर हैरान रह जाता है। ट्रैन आराम से उसे ग्रीट करता है, पर वो आदमी पूछता है कि वो कौन है। ट्रैन बताता है कि उसने डार्क एल्व्स को उस पर हमला करते देखा, इसलिए उसे बचाना पड़ा। घोड़ा उस आदमी के पास जाता है। वो उसे प्यार करते हुए बताता है कि इसका नाम टिली है। ट्रैन कहता है कि उसका घोड़ा बहुत समझदार है क्योंकि वो अपने मालिक को बचाना जानता है। वो आदमी ट्रैन को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। वो बताता है कि वो हाउसबर्ग का एज है। ट्रैन भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो पूछता है कि डार्क एल्फ से दुश्मनी की कोई खास वजह थी। एज बताता है कि वो बस अपने लोगों के साथ एक पिलग्रिमेज पर था। तभी एल्व्स ने बिना बात के हमला कर दिया। एज कहता है उसने सुना था कि दूसरी रेसेस सैवेजेस होती हैं, पर इतने बुरे होंगे ये नहीं सोचा था। एज कुछ पल के लिए रोने लगता है। वो अपने इमोशंस दिखाने के लिए ट्रैन से माफी मांगता है। वो बताता है कि उसने अपने बहुत करीबियों को खो दिया है। ट्रैन पूछता है कि क्या वो उसकी फैमिली थे। एज बताता है कि वो नाइट्स और सर्वेंट्स थे जो उसके साथ आए थे। उन्होंने ही उसे बचपन से पाला था, इसलिए वो उसकी फैमिली जैसे ही थे। ट्रैन तुरंत समझ जाता है कि एज एक अच्छा इंसान है। वो पूछता है कि उस पर कितने डार्क एल्व्स ने हमला किया था, क्योंकि उसने सिर्फ 2 को मारा है। एज बताता है कि बाकी सबको वो पहले ही मार चुका है। फिर भी कोई खतरा ना हो, इसलिए ट्रैन अपनी सर्च एबिलिटी से पूरा एरिया स्कैन करता है ताकि ये पक्का हो सके कि कोई और एल्फ वहां ना बचा हो। एज पूछता है कि क्या ट्रैन को कोई जरूरी काम है। ट्रैन बताता है कि वो भी अपने पिलग्रिमेज पर है। एज हैरान था कि इतना पावरफुल होने के बाद भी वो पिलग्रिमेज पर है। वो पूछता है कि क्या ट्रैन किसी ग्रेट हाउस का बच्चा है। वो ये भी जानना चाहता था कि ट्रैन अकेला क्यों है। ट्रैन कहता है कि ये समझाना मुश्किल है और बताता है कि वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है। वो समझाता है कि उसने एक एल्फ पर छिपकर वार किया और दूसरे को टिल्ली की मदद से हराया। दोनों अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अपना ऑरा रिलीज करते हैं। ट्रैन एज के मना टैंक का लेवल देखकर हैरान था। उसे एहसास होता है कि अगर उसने डार्क एल्व्स का मना एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो शायद एज का मना उससे ज्यादा होता। एज मान लेता है कि ट्रैन एक नोबल बॉर्न है और किसी पावरफुल ब्लड लाइन से है। साथ ही वो समझ जाता है कि ट्रैन अभी अपनी ग्रोथ लिमिट तक भी नहीं पहुंचा है। वो हैरान था कि ऐसा इंसान अकेला क्यों घूम रहा है। चूंकि ट्रैन की कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं थी, एज उसे हाउस ऑफ बर्ग चलने को कहता है। वो वादा करता है कि जान बचाने और उसे सही सलामत घर ले जाने के बदले वो उसका एहसान चुकाएगा। ट्रैन पूछता है कि वो एहसान कैसे चुकाएगा। तब एज बताता है कि उसकी फैमिली एन्चांटर्स की फैमिली है। वो नॉर्थ के ग्रेट हाउस अरेबियन के वैसल्स है। दरअसल उनकी ब्लड लाइन पीढ़ियों से मैजिक टूल्स बनाती आ रही है और वो वादा करता है कि वो ट्रैन के लिए सबसे फाइनेस्ट मैजिक टूल बनाएगा। तो दोस्तों, क्या एज सच में ट्रैन के लिए सबसे फाइनेस्ट मैजिक टूल बना पाएगा और ट्रैन का ये सफर उसे आगे कहाँ ले जाएगा, ये सब जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ट्रैन की पावर्स कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।